वर्षों में हृदयों में उस राष्ट्र प्रेम की लेकर हम तूफान, हृदयों में उस राष्ट्र प्रेम के लेकर हम तूफान चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। कलयुग में संगठन शक्ति ही जागृति का आधार बनेगी, कलयुग में संगठन शक्ति ही जागृति का आधार बनेगी। एक सूत्र में पिरो सभी को सपने सब साकार करेगी, एक सूत्र में पिरो सभी को सपने सब साकार करेगी। संस्कृति के पावन मूल्यों की लेकर हम सौगात चले, संस्कृति के पावन मूल्यों की लेकर हम सौगात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। ऊंच नीच का भेद मिटाकर समरस जीवन को सरसाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समरस जीवन को सरसाएं। फैलाकर आलोक ज्ञान पराशक्तियों को प्रगटाए, फैलाकर आलोक ज्ञान का पराशक्तियों को प्रगटाए। निविड़ निशा की काट कालिमा लाने नवल प्रभात चले, निविड़ निशा की काट कालिमा लाने नवल प्रभात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। अडिग हमारी निष्ठा उर में लक्ष्य प्राप्ति की तड़पन मन में, अडिग हमारी निष्ठा उर में लक्ष्य प्राप्ति की तड़पन मन में। तन मन धन सब अर्पण करने संघ मार्ग के दुष्कर रण में, तन मन धन सब अर्पण करने संघ मार्ग के दुष्कर रण में। केशव के शाश्वत विचार को ध्येय मान दिन रात चले, केशव के शाश्वत विचार को ध्येय मान दिन रात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। युग परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले, युग परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले। देश धर्म की रक्षा के हित सहते सब आघात चले, देश धर्म की रक्षा के सहते सब आघात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। हम सब मिलकर साथ चले, युग परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले। राजू भैया छुट्टी में, ये मैं कर लेता हूँ और मैं अभी दूसरे वाले लिंक पे 100 से ज्यादा हो गया है, इस वाले लिंक पे
यस क्षितिज, रविशु, आप जी सर, हमारे वाले लिंक में बच्चों को जोड़ने के लिए बोलें। जी सर, जी सर, जी सर, जी पिछले सर। वाले में 100 से ज्यादा हो गया। सरोज सर, सरोज सर, पानी से जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़ गए। अच्छा अच्छा, पानी से हाँ जुड़े। जी, नमस्कार पानी राजू राजू मैंने पहले जोड़ चुका हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, अच्छा सर, स्टार्ट कर लें। जी जी जी, अब इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट सर करते हैं। स्टार्ट करें। हाँ हाँ जी, ठीक है सर, पानी स्टार्ट। जी नमस्कार, रविंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। नमस्कार पानी जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी जी। आज सबको मेरा नमस्कार, और इस 26 नवंबर 2020 के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम लोग मैसेज में देखा कि इस कार्यक्रम का नाम वसुधैव कुटुंबकम है, और इस वसुधैव कुटुंबकम को हम महोपनिषद से लिया है। इस पे पूरा जो श्लोक है, अयम निजः परो वेति वेत गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म की का मूल संस्कार है ये, और एक विचारधारा है, और जिसका अर्थ है यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। इस थीम पर हम इस कार्यक्रम को आज हमने शुरुआत किया है। तो आज के इस कार्यक्रम में जो विषय हमारा है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक शुभाशीष एवं सेवा, युवाओं की भूमिका। तो थोड़ा सा परिचय देते हुए कि शुभाशीष क्या है। तो शुभाशीष पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग की एक सोसाइटी है, और ऐसी सोसाइटी है जिसमें कि हम अपने विद्यार्थियों को ओल्ड एज होम विजिट कराते हैं, और वहां पर सेवा कार्य, सेवा दर्शन, सेवा भाव जागृत कराने की कोशिश होती है। और अभी तक हम लोगों ने ये 2018 से हमने शुरुआत किया था, और अभी तक 20 से ज्यादा विजिट हमने किए हैं बच्चों को साथ ले जा करके, और लगभग 400 बच्चे को हमने अभी तक विजिट कराया है। और हमने देखा कि बच्चों के स्वभाव और उनके प्रवृत्ति में थोड़ी परिवर्तन देखने को विचार के स्तर पर, सोच के स्तर पर हमें दिखी है। और इस कॉलेज के स्तर पर इस शुभाशीष जो सोसाइटी है, इसके संयोजक मैं हूं। सर ने मुझे दायित्व दिया है। युवा यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन, जो 2016 से दिल्ली प्रांत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शुरू की गई है, और इनका जो उद्देश्य है युवा का, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां की हम अपने इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से उन विषयों को युवाओं के बीच में डिस्कशन करने का एक बच्चों को प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, डिस्कशन कर सके, और उनके बीच में नेतृत्व क्षमता का विकास संभव हो पाए। और इसी तरह सेवा का प्रकल्प भी दिल्ली प्रांत में, और इस युवा प्रकल्प का जो दक्षिणी विभाग, दिल्ली प्रांत के महाविद्यालय में जो टोली बनी हुई है, उसके दक्षिणी विभाग का संयोजक हमारे डॉक्टर सरोज महानंदा जी हैं। और डॉक्टर सरोज महानंदा जी जामिया मिलिया इस्लामिया में इंग्लिश डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, और संगठन और विचारधारा के प्रति बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में इनकी किताबें हैं, और बहुत सारे शोध पत्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। सेवा भी 2016 में शुरुआत की गई थी दिल्ली प्रांत में, और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्रांगण में। और इस सेवा के संयोजक के रूप में दक्षिण विभाग में मुझे जिम्मेदारी मिली है, और इसमें हम बच्चों के मन में सेवा की भावना जागृत करने की कोशिश हर संभव करते हैं। अभी फिलहाल हम दीपावली के समय में अनुभूति के कार्यक्रम के तहत में बच्चों को कॉलेज के पास में जो सेवा बस्तियां हैं, उन बस्तियों में हम लोग गए थे दिवाली के समय में, और उनके बीच में दिए का वितरण, कैलेंडर का वितरण, मिठाई का वितरण हम लोग करके आए, उनसे इंटरेक्ट किए। तो उसमें हमारे क्षितिज, खुशबू, ये सारे विद्यार्थी हमारे उसमें शामिल रहे। तो हम कोशिश ये, सेवा के माध्यम से कोशिश ये होती है कि बच्चों के मन में एक सेवा भाव, संस्कार, सहानुभूति, संवेदनाएं उनके मन में जागृत हो पाए। तो ये इस तरह से हम
ये टॉपिक और कार्यक्रम की एक परिचय है। अब हम जो हमारे आज डायस पर जितने हमारे गेस्ट हैं, वक्ता हैं, उनका परिचय हम आपके सामने कराएंगे। तो उनमें सबसे पहले हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर हिमांशु बोस, राष्ट्रवादी विचार के वाहक, संवाहक, राष्ट्रवादी हैं और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। इनका पढ़ाई जेएनयू से हुआ है। इनका मास्टर्स उत्कल यूनिवर्सिटी से हुआ है उड़ीसा से, और एमफिल पीएचडी जेएनयू से हुआ है। और सर, मेरा सौभाग्य है सर कि आपका जो विषय है वही मेरा भी विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सर ने एमफिल पीएचडी जेएनयू से किया है। सर का शिक्षण का कार्य अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बंगाल में हुआ है, और लगभग 20 वर्षों से शिक्षण के कार्य में सर शामिल हैं। सर आईसीएसआर के फेलो रहे हैं और 1982 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सर कार्यकर्ता रहे हैं। सर के साथ एक बहुत अच्छी चीज जुड़ी हुई है कि 91 में जब पहला जेएनयू में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विद्यार्थी परिषद ने उतारा था तो वो सर ही थे। तो प्रोफेसर हिमांशु कुमार बोस जी जेएनयू में विद्यार्थी परिषद के पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे हैं। दूसरे हमारे गेस्ट स्पीकर है हमारे डॉक्टर जीपी भगत। जीपी भगत सर बीएचयू से 1980 में एमएससी मैथ उन्होंने किया है और जेएनयू से कंप्यूटर साइंस में एमफिल 1984 में उन्होंने किया है। सर ने संत हरदयाल एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। सर गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम की स्थापना की, और सर को दिल्ली का मांझी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा दिल्ली का मांझी अवार्ड मिला है, और राजनाथ सिंह जी के द्वारा महात्मा गांधी इंटर जनरेशनल एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मिला है। सर अपना पूरा जीवन हेल्पलेस, होमलेस और फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड लोगों के लिए समर्पित किया है। जो हमारे तीसरे चीफ गेस्ट हैं सर प्रोफेसर बलराम पानी सर। सर इनकी पढ़ाई भी जेएनयू से हुई है और शैक्षणिक जीवन से ही अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सर जुड़े हुए हैं। सर का इन्वायरमेंटल साइंस पर विशेष पकड़ है। शोध इनका इन्वायरमेंटल साइंस में काफी प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में सर के पास में जो दायित्व है वह भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस, उस कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, और फिलहाल अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन ऑफ कॉलेज के पद पर कार्यरत हैं। हमारे चौथे जो आयोजक हैं हमारे प्रिंसिपल सर, वाणिज्य विषय के विद्वान, अच्छे प्रबंधक और कुशल प्रशासक के रूप में सर जाने जाते हैं, और हमेशा इनोवेटिव आइडियाज के साथ में हमारे समक्ष रहते हैं, और शुभ आशीष उसी इनोवेटिव आइडियाज का एक बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने निकल के आया है। सर का एक दूसरा मैं बताना चाहूंगा, संस्पर्श नाम की योजना सर की कॉलेज में सर ने शुरुआत की है, जिसमें हम शिक्षक और छात्र अपने पुराने कपड़े उस एक बॉक्स में डालते हैं, पुरानी पुस्तकें एक बॉक्स में डालते हैं, और उनको हम जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास 150 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। 2 लाइन पे हम लोग हैं, दोनों लाइन को हमने मर्ज किया हुआ है, और इन बच्चों के साथ में उनके कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूं कि प्राचार्य सर आप वेलकम नोट, ऑफिशियली वेलकम नोट सर दें प्लीज। थैंक यू विनीत जी। आज के इस प्रोग्राम के चीफ प्रोफेसर बलराम पानी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर हिमांशु बोस जी, जो गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम चलता है उसके संयोजक और व्यवस्थापक डॉक्टर भगत जी, युवा से डॉक्टर सरोज जी, मेरे सभी साथी और इस प्रोग्राम में जुड़े सभी विद्यार्थीगण। आज का यह जो प्रोग्राम है मैं समझता हूं एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम, यूनिक प्रोग्राम। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद अभी विनीत जी ने शायद बताया नहीं, इस प्रोग्राम में केवल विद्यार्थी ही नहीं जुड़े हैं बल्कि उन स्टूडेंट के घरों से जो उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं।
इन मायनों में मैं कहता हूं कि यह प्रोग्राम एक यूनिक प्रोग्राम है। कॉलेजों में प्रोग्राम होना कोई नई बात नहीं होती, लेकिन उसमें अधिकांश या सभी प्रोग्राम्स में या तो स्टूडेंट्स और विद्यार्थी होते हैं या केवल विद्यार्थी होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में फैमिली जोड़ा गया है। इस नाते मैं कहता हूं कि यह एक यूनिक प्रोग्राम है। अब ऐसा हमने क्यों सोचा और क्यों इस प्रोग्राम का हमने फॉर्मेट ऑर्गेनाइज किया है? यह कोई जैसे स्कूल्स में पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, पीटीए मीटिंग होती है, उस तरह की मीटिंग भी नहीं है। तो ये क्यों जोड़ा है? इसलिए जोड़ा कि यह जो शुभ आशीष नाम का प्रोजेक्ट हम जो चला, जिसके बारे में अभी विनीत जी ने बताया, इस शुभ के प्रोजेक्ट में इन्हीं घरों के बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। और ये वो बच्चे हैं उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जिन जनरेशन्स के बारे में हम सभी विदाउट एनी एक्सेप्शन अधिकांश लोग यह कमेंट करते हैं कि यह जनरेशन या तो जो अपने बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनका रेस्पेक्ट नहीं करती, उनका कहना नहीं मानती, और यह तो इनमें संस्कारों की कमी है। लेकिन उन्हीं जनरेशन्स के बच्चों इस प्रोजेक्ट में बच्चे जुड़े हुए हैं जो इन परिवारों से ही हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि शुभाशीष प्रोजेक्ट में जुड़ने की एक कंडीशन हमने लगाई थी। कंडीशन क्या थी कि एक तो जब विजिट की जाएगी उस दिन क्लास शुरू होने से पहले हम सभी स्टूडेंट्स वहां से वापस आ जाएंगे, यानी क्लास से पहले ये विजिट होनी है, 2-3 घंटे का जितना समय लगना है। आने जाने का कोई भी कन्वेंस वो कॉलेज की तरफ से इन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। तीसरा, कॉलेज की तरफ से इन स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का उस दिन विजिट करते समय कोई रिफ्रेशमेंट भी नहीं मिलेगा। जनरली जो हम रिफ्रेशमेंट बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा किस लिए किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि जिसके अंदर सही भावनाएं हैं, ठीक भावनाएं हैं, वही इस के साथ जुड़े। जो अपनी सही भावना से बुजुर्गों की सेवा करना चाहता है, केवल वही इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा कि इन सब कंडीशंस के बावजूद भी आज की तारीख में लगभग 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। यह 500 बच्चे वही बच्चे हैं, उसी जनरेशन से हैं जिस जनरेशन के बारे में हम कहते हैं कि ये तो संस्कारहीन और मूल्यहीन जनरेशन है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो पेरेंट्स आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं वो अपने घर में इन बच्चों की तारीफ करें, इनको एनकरेज करें, उनको शाबाशी दें और ये कहें कि आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। एक तो यह हेतु है, एक यह पर्पस है। दूसरा पर्पस यह हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में उनका जो फीडबैक है, उनके जो सजेशंस हैं, उनके बारे में जो सुझाव हैं, वो भी हम उनके मुंह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में कुछ पेरेंट्स भी अपना अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो यह दूसरा पर्पस है। अब इस सबके साथ एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जिसको मैं ब्रीफ में डिस्कस करना चाहता हूं। आपको लगेगा, पेरेंट्स को भी लगेगा कि भाई स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई के लिए होते हैं ना, ये क्यों इस तरह की चीजें आप शुरू करते हो? क्या टाइम तो भी नहीं वेस्ट हो रहा बच्चों का? लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम पेरेंट्स और हम सब टीचर्स लोग यदि स्टूडेंट्स को एजुकेट करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, तो उस एजुकेशन के लिए इन सब बातों की बहुत बहुत जरूरत है। एजुकेशन अब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करना होता है। हम सभी बहुत बार इस तरह की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि एजुकेशन क्या है। जब हम एजुकेशन की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें एकेडमिक ओरिएंटेशन बच्चों का होना चाहिए, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। साथ
उनका स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन होना चाहिए। उसके लिए भी हमारे कॉलेज में कई तरह के इनिशिएटिव, कई तरह के प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं, जैसे योगा क्लब है और भी कई तरह की बातें हैं। समय नहीं है इसलिए उनका उल्लेख नहीं करूंगा। और तीसरा, पहला मैंने कहा एकेडमिक ओरिएंटेशन, दूसरा स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन और तीसरा सोशल ओरिएंटेशन। सोशल ओरिएंटेशन क्या है? क्या हम पढ़ लिख कर केवल अपने लिए जिएंगे, अपने ही बारे में सोचेंगे, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी बनेंगे, या अपने से ऊपर उठकर सोचने की भी कोई मनोवृत्ति, कोई सोच अपने अंदर डेवलप करेंगे। तो यह सोशल ओरिएंटेशन बने, उस बात को ध्यान में रखते हुए यह जैसा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, जिससे बच्चों के अंदर अपने से बड़े लोगों के लिए रेस्पेक्ट और उनको सेवा करने की भावना जागृत हो। इसी प्रकार से संस्पर्श के बारे में अभी विनीत जी ने उसका उल्लेख किया। हम जो भी घरों में पुराने कपड़े जो इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी इस प्रकार की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो एक बॉक्स में इकट्ठा करते हैं और वो आगे फिर जो जरूरतमंद गरीब बच्चे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी प्रकार से कॉलेज की यूनियन, स्टूडेंट, अपने से कई लोग यूनियन से जुड़े रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन से। जनरली उनका काम नारेबाजी और अपनी डिमांड्स पूरी करवाना, इस तरह की बातें रहती हैं। हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन स्लम एरिया में जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उन छोटे बच्चों को वो फ्री में पढ़ाते हैं। तो यह इस तरह के जो सोशल ओरिएंटेशन के और बहुत से काम हम समय नहीं है, इन सबका केवल उद्देश्य यह है कि बच्चों का एक होलिस्टिक कंप्लीट डेवलपमेंट, केवल लिटरेट ना बने, साक्षर ना बने, बल्कि एजुकेटेड हो, यानी शिक्षित हो। और शिक्षित होने के लिए यह सब बातें हम अपने कॉलेज में पूरा करते हैं। मैं समझता हूं कि आज का ये जो प्रोग्राम है, इन सब मोटिव्स के लिए जो हमने शुरू किए हैं, उसमें एक और नई कड़ी इस तरह का साबित होगा। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और गेस्ट स्पीकर्स हैं, मैं उन सभी का, डॉक्टर बलराम पानी जी का, डॉक्टर हिमांशु जी का और डॉक्टर भगत जी का, डॉक्टर सरोज जी का, उन सबका व्यक्तिगत रूप से और पूरे कॉलेज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इन सब शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना करते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अब मैं क्षितिज को इनवाइट करता हूं कि वो पेरेंट्स के स्पीच को आगे बढ़ाए। क्षितिज। आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य वक्ता, आप सभी का सर युवा के इस प्लेटफॉर्म पर शुभाशीष सेवा के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुभाशीष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अनेकों बच्चे जुड़े और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे। जितने बूढ़े लोग हैं वृद्धाश्रम में जाकर उनकी सेवा करी, बहुत एक बेहतर अनुभव मिला उनको। अब हम जानेंगे उनके माता पिता से कि क्या उनके माता पिता को शुभाशीष के बारे में जो चीजें पता चली, उसके बारे में थोड़ा अनुभव हमारे साथ सभी के साथ साझा करें। मैं इनवाइट करना चाहता हूं अंशिका जी के बड़े भैया, वो हमारे साथ कुछ बात रखेंगे। हेलो, अब ये दूसरे को अभी थोड़ा किसी और को कह दीजिए, अभी लग रहा है कि वो उससे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी हम पता करके भी बताते हैं। ओके अंशिका, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बार अर्चना जी को कि अर्चना जी आकर थोड़े से अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अर्चना दात्रे जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी के लेक्चर्स मैंने सुने। शुभाशीष के बारे में और क्या जानना है, शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने शुभाशीष की मैगजीन भी देखी है और जो बच्चे शुभाशीष में काम कर रहे हैं अद्वितीय है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। मुझे बहुत सुख की अनुभूति होती है कि हमारे जो युवा बच्चे हैं इस दिशा में जा रहे हैं, और जबकि साथ साथ में वृद्धा आश्रम की भी
जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दुख होता है इसको सुन के, इसको समझ के कि ये हमारे भारतवर्ष में जहां माता पिता को बहुत भगवान की तरह पूजा जाता है, आज वही माता पिता अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं। अपने बच्चों के पास समय नहीं है उनके पास। मैं यही कहना चाहूंगी सभी से, क्योंकि मैं भी एक घर की बहू हूं, मैं भी एक घर की बेटी हूं। मेरे माता पिता ने यही संस्कार दिए कि बेटा कभी भी अपने माता पिता को दुखी मत करना। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है कि करतल चार पदार्थ ताके और प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। हमारे हाथों के अंदर चार पदार्थ अर्थ काम धर्म मोक्ष हमेशा विराजमान रहते हैं, जो अपने माता पिता को प्राण के समान समझते हैं। दुख होता है कि वृद्धा आश्रम की जो संख्या जो बढ़ रही है, लेकिन आज शुभ आशीष के द्वारा जो मैं देख रही हूं कि मेरे युवा बच्चे, हमारे ये जो यूनियन है वो शिक्षा के साथ, अभी डॉक्टर R.K. गुप्ता जी ने बताया कि शिक्षा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा क्यों दी जा रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने के लिए नहीं, एक वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए, हमारे उसको बैलेंस करने के लिए कि हम घर में, so that we can balance the harmony between our professional life and our domestic life. तभी सुख की अनुभूति होती है और तभी शांति होती है। प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कि मुझे कब रुकना है, क्योंकि मैं एक टीचर बाय प्रोफेशन हूं और आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं बोलते ही जाऊंगी। तो मेरा मतलब ये है कि सभी बच्चों से ये अनुरोध है, ये मैं सिखाऊंगी कि बेटा अपने माता पिता के आंखों में कभी आंसू मत आने देना, कभी मत आंसू आने देना, कभी उनको तुम्हारे कारण दुख ना, कभी ना दुख पहुंचे। कितनी सुंदर कविता आप पढ़ते आए हैं, हमने बचपन से पढ़ी है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। सर्वप्रथम माता पिता आते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। कितना सुंदर क्रम लिखा गया है। उसके बाद हमारे रिश्ते नातेदार आते हैं, बंधु आते हैं, और उसके बाद सखा आते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। और जब आपके साथ में माता पिता बंधु कोई भी ना हो, उसके बाद आपकी नॉलेज काम आती है, आपकी विद्या। रोकने के लिए माफी चाहेंगे, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो भावुक भी हो गया। और आप क्या कहूँ, आपके बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। बस मैं आखिरी में यही बोलूंगी कि माता पिता को सर्वोपरि रखें। मेरा आपसे यही है। सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि हवा है, जैसा ढंग होगा वैसा ही हमारा संग होगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, मैं सोमेश जी से निवेदन करता हूं कि सर आप आके 1 मिनट कुछ बोले सर। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को मेरा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यूथ आर नॉट यूजलेस, दे आर एक्चुअली यूज्डलेस। तो हमारे यूथ को अच्छे कार्यों में संलग्न करने के लिए शुभाशीष संस्था जो कार्य कर रही है, बड़ी सराहनीय कार्य है। और जिस तरीके से आजकल युवा पीढ़ी के बारे में हम लोग मिसकंसेप्शन रखते हैं, और जिस तरीके से हम आम राय बनाते हैं कि युवा लोग काफी गलत कार्यों के अंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जैसे प्रशिक्षक हों, आप जैसे विजनरी हों, जो शुभाशीष जैसे किसी संस्था को जन्म दे सकती है, तो हमारे युवाओं को सद्मार्ग मिलेगा और ये लोग सही दिशा की तरफ जा पाएंगे। और इसके लिए मैं जो शुभाशीष के प्रेरणा स्रोत हैं, उन सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी का, क्योंकि मैं भी एक युवा केंद्र का प्रभारी हूं,
और समय समय पर बहुत सारी युवाओं की जो वर्कशॉप लिया करता हूँ। और बेसिकली सबको मोटिवेट इसीलिए करना है कि वसुधैव कुटुंबकम जो आपका प्रथम मैंने सर से सुना था कि ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है और सभी को हमें मिलजुल करके एक दूसरे के सुख दुख को बांट करके एक परिवार की तरह रहना है। और जैसा अभी आपने सुना कि आजकल हमारे पेरेंट्स की बड़ी उपेक्षा होती है, तो अगर इस तरह के संस्कार बच्चों में डाले जाएंगे तो आने वाली जनरेशन में ये जो अपने माता पिता के प्रति सम्मान है वो जागरूक होगा। बच्चे भी अगर इस प्रकार से जब वृद्धाश्रम जाएंगे और वहां पर सेवा करेंगे तो उनका अपने स्वयं के माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत सुंदर काम है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया गया। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करता हूँ खुशबू चौहान के पिताजी से कि सर आप आके 2 शब्द हमारे बीच में रखें। हेलो, सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चे के बारे में बताएं, किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या नाम है? मैं दिनेश कुमार चौहान बोल रहा हूँ, खुशबू के पापा। मेरी बच्ची 3rd ईयर में पढ़ रही है। तो जब भी वो ओल्ड एज होम जाती थी, अपना एक्सपीरियंस मेरे को बताती थी, तो मुझको इतनी खुशी होती थी कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। क्योंकि उनकी जो हालत थी ओल्ड एज होम की, बच्चे वहाँ पे जाते थे, उनको जब इतनी खुशी मिलती थी, और जब बच्ची मेरे को आके बताती थी, शेयर करती थी कि शुभ आशीष के द्वारा हम इसको अपना एक्सपीरियंस उनको शेयर कर रहे हैं, और उन ओल्ड एज को इतनी खुशी होती थी बच्चों को देख के कि शायद उनकी अपनी ही औलाद उनके सामने आ गई है। तो मैं शुभ आशीष और प्रिंसिपल साहब, ऑल प्रोफेसर्स, ऑल स्टूडेंट को हमेशा यही कहता हूं कि अपने बड़ों का रेस्पेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं निवेदन करता हूँ अंशिका जी, अगर आपके बड़े भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज उनसे कहिए 2 शब्द हमारे बीच में रख सके। हेलो भैया, आप म्यूट हटा के बोलिए। हेलो, बोलिए आप। अच्छा, हाँ, हमें बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम हमारी अंशिका जो है आपके संस्था से जुड़ करके वृद्धावस्था की लोगों का जो है सेवा कर रही है। हम बहुत खुशहाल हैं और आशा करते हैं कि कम से कम ये सद्भाव ना बच्चों में आवे और आगे की जनरेशन में इन सब चीजों की जो है भावना उत्पन्न हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जो पेरेंट्स हमारी इस बात को सुन पा रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपके बच्चे हम इस विद्यालय पीजीडीवी इवनिंग संध्या में हमारे साथ पढ़ते हैं और आप अपने विचार हमारे सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, एक एक करके आप आकर अपने विचार को हमारे बीच में जरूर रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत ही संक्षेप में अगर कोई पेरेंट्स और बात रखना चाहते हो तो आप उनका स्वागत है। नहीं है तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, समय भी काफी हो रहा है, तो मैं अब प्रोफेसर हिमांशु बोस को सर को इनवाइट करता हूं कि सर आप आए और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अपना उद्बोधन हमारे समक्ष रखें। प्रोफेसर हिमांशु बोस सर। प्रोफेसर साहब म्यूट करें, अनम्यूट करें अपने को। सभी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी मेरे से जो बड़े हैं उनको सभी को मेरा प्रणाम, और मेरे साथी और सहकर्मी सभी को मेरा नमस्कार, और जो सबसे छोटे हैं सबको मेरा स्नेह और आदर। जो ये जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होने का मुझे अवसर मिला, सरोज महानंदा ने मेरे को फोन किया। सरोज, मैं उसको सरोज ही बोलता हूँ। तो सरोज ने मेरे को फोन किया, बोला कि वो मेरे को
भाई बुलाता है, दादा बुलाता है, तो बोला कि भैया थोड़ा आप इसमें थोड़ा आ जाए, हमारे कार्यक्रम है। तो ये जब मैंने सुना कि ये एक काम हो रहा है वृद्धाश्रम में जाके बच्चों को सेंसिटाइज कराने का जो काम है, जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको सेंसिटाइज कराने का जो काम है, ये सुन के सही में मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कहीं एक काम हो रहा है। क्योंकि ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं मेरे दिल का साथ जुड़ा हुआ एक चीज है। मेरे जो अपने जो दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो हम लोग जब आपस में बात करते हैं, हंसी मजाक होता है, तो वो कहते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कहाँ रहेगा, हम यहाँ रह रहे हैं, तुम तो वहां रहोगे, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो मैं कहा कि चलो एक काम करते हैं, सब लोग पैसे इकट्ठा करके एक जमीन खरीदते हैं, वहां एक वृद्धाश्रम बनाएंगे और सब लोग साथ में रहेंगे। बच्चे तो सबके बड़े हो जाएंगे, सब चले जाएंगे कहीं ना कहीं नौकरी करने के लिए, सब लोग साथ में रहेंगे, तो अच्छी रहेगी, इसमें दोस्त भी रहेंगे, साथ भी रहेंगे, वृद्धाश्रम बन जाएगा। तो मैं हंसी मजाक में मैं ऐसे ही बोलता था उन लोगों को। लेकिन वास्तव में जब ये मुझे पता लगा और सुनने को आया कि सही में ये बहुत ही सराहनीय एक काम है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वृद्धाश्रम की, ये भारत का संस्कृति या परंपरा में वृद्धाश्रम की कोई जगह नहीं है। ये विदेश से आया हुआ है एक चीज है जो कि हमारे संस्कृति में जो अनुप्रवेश जो प्रवेश किया है, जो विकृतियां जो प्रवेश की हुई है। देखिए विदेशी पाश्चात्य जो सभ्यता है उसमें सारे चीज खराब है ऐसे नहीं है, बहुत सी चीज उसमें अच्छी चीजें हैं। लेकिन हमारी दुर्भाग्य ये है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्भाग्य ये है, और हमें जो हमारे पहले जो हमारे जो पीढ़ियां रही, तो हमारे पहले जो हमारे जो पीढ़ियां जो रही हैं, या हमें जो शिक्षा देने वाले जो पीढ़ी रहे हैं, उनके तरफ से जो है वो उनका क्या है कि भाई हमें इस तरह से विदेश से हमको बताया क्या है कि विदेश में जो चीज है, जो संस्कृति है, अतुल चौधरी आप म्यूट करें प्लीज। तो विदेश का जो रीति नीति है, जो उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो अच्छा है। उसी को अगर हम अनुकरण करें, उसको अगर हम फॉलो करें तो हम प्रोग्रेसिव माने जाएंगे। हम ये एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट विल बी टेकन एज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड साइन ऑफ बीइंग एजुकेटेड। तो ये धीरे 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 होते होते आज ये जो विकृति है, मैं ये समझता हूं कि ये पाश्चात्य सभ्यता की ये जो विकृति है, ये हमारा भारतीय सभ्यता में प्रवेश किया हुआ है। और इसको लेकिन अगर हम सही में भारत की अगर थोड़े कुछ ही दिन पहले की, आज से 20, 30, 30, 40 साल या 50 साल पहले की भी अगर हम देख ले, तो वृद्धाश्रम नाम का कोई संस्था होता ही नहीं था, उसका जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आज के दिन में हमारे देश में कई सारे ऐसे वृद्धाश्रम है। अतुल चौधरी प्लीज आप म्यूट करें। अतुल चौधरी सर प्लीज, सर प्लीज। तो इसमें क्या है कि तो ये जो चीज है, जो हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, तो कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है, तो उस विचारधारा से आके अगर हम आज वृद्धाश्रम में पहुंच गए, कहाँ वसुधैव कुटुंबकम और कहाँ वृद्धाश्रम, मतलब पूरा 180 डिग्री एकदम पूरा संपूर्ण विपरीत चिंताधारा है, संपूर्ण विपरीत एक विचारधारा है कि वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले, जो हमारा संस्कृति है उसको मानने वाला, तो वहां का जो हम लोग जो क्या कह सकते हैं, जो वारिस है या उसके जो हम लोग जो उत्तरसूरी है, हम लोग आके हम वृद्धाश्रम तक पहुंच गए हैं, जहाँ के हमारे माँ पिताजी को जाके वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। लेकिन इसमें भी दो चीजें हैं, मैं इसके मेरा व्यक्तिगत अनुभूति भी हम आप सबसे मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरे पिताजी हमेशा, मैं मूलतः उड़ीसा का रहने वाला हूँ, माँ पिताजी मेरा भुवनेश्वर में रहे हैं। मैं नौकरी के चलते अरुणाचल में रहा, कलकत्ता में रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली पढ़ने के लिए दिल्ली चला आया। भाई मेरा बाहर है,
तो पिताजी के पास जब कभी भी जाता था तो पिताजी बड़े दुखी होते थे, थोड़ा दुख मन सुखा के थोड़ा बोलते थे, बेटा तू तो जाके कलकत्ता रह रहा है, छोटा भाई वो बेंगलोर रह रहा है और हम बूढ़े बुढ़िया हम अकेले रहने। तो मैं पिताजी को बोलता था पापा आप आ जाओ हमारे साथ आने रहेगा नहीं, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है, अपने घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने पिताजी को वही कहता था, मैंने बोला कि पापा देखो एक चीज ऐसा है कि जिसका बेटा लायक है उसका माँ पिताजी भी दुखी रहेंगे, और बेटा नालायक बना तब भी माँ पिताजी दुखी होंगे। लायक होगा तो वो आपके पास रहेगा नहीं, नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाएगा, और अगर नालायक हुआ तभी उनका भाई वही दुखी रहेंगे कि मेरा बेटा नालायक है, कुछ करता करता नहीं है, बुढ़ापे में भी मैं उसको, वो क्या मेरे को खिलाएगा, मुझे उसको खिलाना पड़ रहा है। तो दोनों तरफ से मैंने कहा कि पापा अगर आप इस तरह से दुखी रहोगे तो हो नहीं सकता, मैं तो नौकरी करना ही करना है। लेकिन ये भी एक चीज है हमारा, ये भी जो विकृति आई है इसको भी समझने की जरूरत है कि हमारा आज जो अर्थव्यवस्था है, आज क्यों बच्चे पहले जमाने में क्यों वृद्धाश्रम नहीं होता था, आज क्यों वृद्धाश्रम हो रहा है, इसका मूलभूत कारण में हमको जाना पड़ेगा। मूलभूत कारण क्या है कि आज बच्चे जो है वो नौकरी करने के लिए, अपना जीविका उपार्जन करने के लिए कहीं एक जगह छोड़ के, माँ पिताजी को छोड़ के कहीं बड़े शहर जाते हैं, कहीं और जगह जाते हैं जहां की उनका वो अपना नौकरी कर सके। और हमेशा कभी संभव नहीं होता है कि माँ पिताजी को उनके साथ जाकर रहना या उनको आके इन माँ पिताजी के साथ रहना, ये संभव नहीं हो पाता है, कहीं विदेश चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, पहले क्या होता था, तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल जो फैमिली सिस्टम है, ये क्या है कि इसका टूटना, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसका टूटना, इसका एक बड़ा कारण है कि जॉइंट फैमिली क्या है कि ठीक है दो बच्चे, एक बच्चा, दो बच्चा के बाहर चला गया तो और दो बच्चे, चार बच्चे हैं जो कि भाई जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका देखभाल कर लेंगे। तो हमारा ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो टूटा है, ये भी एक पाश्चात्य सभ्यता का जो विदेश से हम अनुकरण किया कि भाई ठीक है मैं, मेरा बीवी और मेरा बच्चा, बस यही हमारा परिवार हो गया। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली धीरे धीरे टूट रहा है। जॉइंट फैमिली क्यों टूट रहा है, बच्चे क्यों आज एक जगह से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो जहां रहते हैं वहां उनके लिए रोजगार का सुविधा नहीं है। हाँ, हालांकि एक चीज ये है, कोरोना के चलते बहुत सारे बुरा चीज तो हुआ है, लेकिन एक चीज अच्छा भी हुआ है, क्योंकि वो कहावत है ना, देयर इज ऑलवेज ए सिल्वर लाइनिंग इन एवरी डार्क क्लाउड। हर काली जो बादल है उसमें कहीं ना कहीं एक जो है सिल्वर लाइनिंग दिखाई देता है। तो कोरोना में काफी सारे परेशानियां हैं, ये है, लेकिन इसमें एक चीज है कि हमको, ये हम लोगों को सबको सिखा दिया है कि हम घर में रह के भी हम काम कर सकते हैं। काम करने के लिए घर छोड़ के बाहर चले जाना नितांत आवश्यक नहीं है। आज 80% काम, कम से कम 80% काम जो है वो हम घर से रह के भी कर सकते हैं। तो आज जो बच्चे आज बाहर चले जाते थे, और खास करके विदेशों में जाने वाले जो है, आईटी सेक्टर में काम करने वाले बच्चे या लोग होते थे, आज आप लोग देख लीजिए कि आईटी सेक्टर के ज्यादातर लोग काम आज घर से ही काम कर रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर उस चीज को अगर हम देखा जाए और कंपनी के देखा जाए कि भाई ठीक है, तो बच्चे भाई काम भी, नौकरी भी करेगा, घर से भी काम भी करेगा, तो माँ पिताजी का देखभाल भी कर लेगा। क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो चाहते हैं अपने माँ पिताजी का देखभाल करना, लेकिन उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो मजबूरी में उनको लेके, माँ पिताजी को लेके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ता है। ये एक चीज है। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू है कि पहले क्या है कि हमारा गांव में, कस्बे में क्या होता था या मोहल्ले में क्या होता था कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। अगर आज मेरे घर में कोई नहीं है, मैं नहीं हूं, कोई नहीं है, मेरा माँ पिताजी अकेले हैं, तो मेरा पड़ोस में जो मेरा दोस्त रहता है या जो पड़ोसी रहते हैं वो आके हमारे साथ जो है वो पूछ जाते थे, अंकल आपको कुछ चाहिए क्या, कुछ ला दूं क्या, आपको कुछ दवाई लाना है, कुछ लाना है। या फिर मेरे ही माँ पिताजी को कुछ जरूरत पड़ता था तो बेझिझक वो चले जाते थे पड़ोस के लोगों के पास, अरे बेटा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, चलो मेरे को अपने डॉक्टर के पास ले चलो। आतुर चौधरी प्लीज सर, प्लीज सर। तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा जो, जी सर, हमारा जो
भारतीय जो व्यवस्था था, जो पारिवारिक व्यवस्था था, जो सामाजिक व्यवस्था था, इसका टूटना आज उसका परिणाम यही है कि वृद्धाश्रम का जन्म कर रहा है, एक्चुअली में गड़बड़ हो रहा है। वृद्धाश्रम का जो उत्पत्ति, तो उसका कारण यही है कि हमारा जो है ये ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम, ट्रेडिशनल जो सोशल सिस्टम है, जो सामाजिक व्यवस्था है, इसका टूटना या इसका कमजोर होना। तो इसलिए हम सबका ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर हम इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे हमारा ये कहते हैं ना कि अभी कोरोना से छुटकारा पाना है तो मास्क पहनो, 2 गज की दूरी रखो, तो इसी तरह से अगर हमको ये जो वृद्धाश्रम का जो कष्ट है, आज मेरे माँ पिताजी वृद्धाश्रम में है, कल मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक ही मेरा बच्चा जो है वो भी बाहर नौकरी करने जाएगा, वो मेरा देखभाल नहीं करेगा, मेरे को लेके कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ जाएगा। तो मैं अगर आज मेरा माँ पिताजी को नहीं देख रहा हूं तो कल ये जरूर है, तय है इस चीज कि मेरे को भी, मेरे बच्चे भी वृद्धाश्रम में ही छोड़ के आएंगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, हम जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। जैसे हम लोग जैसे काम करेंगे वैसे ही हम लोगों को मिलेगा। हारजा प्लीज म्यूट करो, हारजा प्लीज, हारजा प्लीज म्यूट, हारजा प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज सर, प्लीज। तो जो ये है, जो कुछ भी आज हो रहा है, तो इसके लिए हम हम लोग जिम्मेदार हैं, और कुछ हमारा परिस्थिति भी जिम्मेदार है। हर जगह ऐसा नहीं है कि 100% किसी एक चीज को हम दोष नहीं दे सकते, ना हम बच्चों को दोष दे सकते हैं कि वो 100% है, पूरी तरह से वही जिम्मेदार है आज उसके माँ पिताजी को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए, पहुंचाने के लिए। कभी कभी उनका मजबूरी होता है, वो कुछ कर भी नहीं सकते, मजबूरी में ऐसा उनको कदम उठाना पड़ता है, और ना कि हम ये समाज व्यवस्था को, जो हमारी जो व्यवस्था है, उसको भी हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन जिस चीज की आज जरूरत है, जिस चीज की आवश्यकता है, वो यही है कि हम इस चीज को सोचें, इस चीज को हम समझें, और इस तरफ छोटे हो, थोड़े से ही हो, लेकिन इसमें जरूर हम कदम उठाएं, ताकि हम जाके इस चीज को थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो चीज बिगड़ गया है उसको फिर सुधरने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि बिगड़ा हुआ चीज 2 दिन में, 5 दिन में, साल भर में, 2 साल में सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। बिगड़ने में बड़ा कम समय लगता है, लेकिन उसको सुधारने में काफी समय लग जाता है। जैसे हमको बीमार पड़ने के लिए 2 आइसक्रीम खा लीजिए, आप बीमार, आपको जुकाम पकड़ लेगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन उस जुकाम और बीमारी उसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम 7 दिन या 10 दिन का दवाई खाने पड़ेंगे। तो वही चीज है, तो बिगड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन उसको संवरने में, उसको बनने में, फिर उसको ठीक करने में समय लगता है जरूर। तो इसको, लेकिन ये इसकी त्वरित पहल होनी चाहिए, ये है। दूसरा है कि प्रिंसिपल सर से और जो भी ये शुभाशीष जो कार्यक्रम है, आतुर जयशंकर सर, आतुर चौधरी को बाहर किया जाए। जयशंकर सर, इसको बाहर कर दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज, सॉरी सर। सर, तो मेरा निवेदन है, आग्रह है प्रिंसिपल सर से। प्रिंसिपल सर को तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा और उनका अभिनंदन भी करना चाहूंगा, अभिवादन भी करना चाहूंगा कि भाई वो इतने बड़े अच्छे चीज को एक उन्होंने सोचा है, उसको वो कार्यान्वित कर रहे हैं। और इसके साथ जो भी सारे लोग, जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो विनीत जी हो, सरोज जी हो, और जितने भी जो भी स्टूडेंट्स भी, आप लोग आप सब लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। मैं आप लोगों से एक ही मेरा निवेदन रहेगा कि इस चीज को आप लोग जो है, इसको पहले अपने कॉलेज से इसका दायरा बढ़ाइए, इसका सीमा रेखा बढ़ाइए, दिल्ली की और कॉलेजेस में और जगह में भी इसको ले जाइए, और इसको पैन इंडिया, सारे हिंदुस्तान में इसको आप इसको
प्रसारित करने का प्रयास करिए। इस तरह का जो एक ये सराहनीय, काफी सराहनीय है ये चीज कि जो सेंसिटाइज कराने का, उनसे जाके मिलने का जो है, तो इसमें जो ये जो है, तो ये जो कार्यक्रम है इसमें और ज्यादा से ज्यादा जितने लोग इसमें जुड़ सके, तो उससे क्या होगा, इसमें दो चीजें होगी जो मुझे लगता है। एक है, एक तरफ तो ये होगी कि जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स है, जिनके बारे में कहा जाता है कि नहीं कि उनमें ये थोड़ा सा जो है ये संस्कृति का कमी है, सूझबूझ की कमी है, लेकिन उसमें लिए कभी कभी मैं समझता हूं कि जिम्मेदार हम माँ बाप भी होते हैं, या क्योंकि हम जो संस्कृति, बच्चों में संस्कृति आएगी कहां से, जो हम देंगे वही ना उनमें जाएगा। हम कभी हमारा जो गलती है हम उसको नहीं समझते हैं। हम अगर गाली गलौज करके बात करेंगे आपस में, जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अच्छे से तमीज से बात नहीं करेंगे, हम अगर हमारे बड़ों से अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो हम कैसे, देखिए बच्चे क्या है कि देख के सीखते हैं। आजकल का बच्चे ये नहीं है कि आप उसको कह दीजिए कि तुम ये करो, ये नहीं करो, और वो कर लेगा। दे ट्राई टू फॉलो देयर एल्डर्स, कि एल्डर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, एल्डर्स मेरे माँ पिताजी, मेरे एल्डर्स उनके माँ पिताजी, उनके एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो वी मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर द यंगस्टर्स, थ्रू आवर ओन कंडक्ट। हमारे खुद का व्यवहार से हमें एक आदर्श तैयार करने की जरूरत है। हम जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे बड़ों के साथ बात करने में, दूसरों के साथ बात करने में, बात करने के समय हम अगर 2 गाली दे के बात करते हैं, 4 गाली दे के बात करते हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे ना। अगर हम तमीज से बात करते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं, तो बच्चे भी, ज्यादातर संभावना ये है कि वो सीखेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 10% मान लीजिए कि 10% डेविएशंस हमेशा रहेंगे, लेकिन हम 10% के लिए बाकी 90% को बुरा नहीं कह सकते, या 20% के लिए बाकी 80% को हम नहीं कह सकते हैं कि वो बुरे हैं। ठीक है, 10 या 20% हर जगह में खराब मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन प्रयास होनी चाहिए जरूर कि उसको भी ठीक किया जाए, उसको कम किया जाए उस 10% या 20% को, परंतु हमें वो 90 या 80% को देखने चाहिए कि जो कि अच्छे हैं, जो कि ठीक है। तो ये अच्छे संस्कार देने की जिम्मेदारी भी हम बड़ों की है, हमारा माता पिता की, हमारे बड़ों की है कि हम कितना संस्कार दे रहे हैं। हम ये ना रोए कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये कमी, कहीं ना कहीं कमी क्या है कि हमारे माँ पिताजी में, बड़ों में भी है कि हमें अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं दे पाए, या जो उनको नहीं दे पाए। ये पहला बात है। तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा था कि 2 चीजें इसमें होगी कि अगर हम इसका जो स्कोप जो है, इसका परिसर अगर जो है हम बढ़ाएंगे, तो इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो बच्चों में जो है एक सेंसिटाइजेशन होगी, और दूसरा है कि ये जो है समाज व्यवस्था में अगर इसमें थोड़ा करके अगर बदलाव आए, परिवर्तन आए, तो आगे चल के ये वृद्धाश्रम का जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो संस्था है, इसका ही खत्म हो जाएगा। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम ये इस चीज को भी साथ में लाना पड़ेगा कि हम पड़ोसियों के साथ भी, हम पड़ोसी के साथ बात भी नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, उसका घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पड़ोसी के साथ थोड़ा मिलजुल के थोड़ा सा मेल मिलाप रखना चाहिए। घर में जो है कोशिश होनी चाहिए कि भाई ठीक है, जहां तक हो सके फिर बैक टू द रूट्स, वही हमारे पुराने संस्कार में, परंपरा में ही हमारी भलाई है और अच्छाई है। ये कोरोना ने भी हमको सिखाया है कि वही प्रणाम करने में, दूर से नमस्कार करने में, जूते बाहर खोल के आने में, घर आके पहले हाथ पैर धोने में, इसमें ही सबकी भलाई है। तो ये आज हमको कोरोना ने सिखा दिया। इसी तरह से बाकी हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है, इसमें भी जो अच्छाई है, उसमें भी अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें काफी कुछ इसमें ये मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं मेरा वक्तव्य यही समाप्त करूंगा, और सबको और एक बार धन्यवाद और अभिनंदन करूंगा। मैं ये जो प्रयास है, इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं और एक बार मतलब अभिनंदन करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि इस तरह इसमें मुझे जब कभी भी जरूरत पड़े, मैं इसमें शामिल होने में मुझे बहुत अपार खुशी होगी। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कभी भी किसी भी स्वरूप में आप चाहें, मुझे इसमें शामिल होने के लिए कभी भी मेरे को आप बताइए, और मैं इसमें खुद शामिल होने के लिए मैं आग्रही रहूंगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे तरफ से जितने भी हो सके मैं और लोगों को भी इस मुहिम में जोड़ने की मैं प्रयास करूंगा। तो और एक बार सबको अभिनंदन करके और सबको नमस्कार करके मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं।
नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। इस वेबिनार का सर पर्पस धीरे धीरे पूरा होता भी जा रहा है सर, और आपने जिस तरह से व्यक्ति समाज के बीच में और अपने परिवार के बीच में संबंध को जोड़ा सर, वो हम लोग को सीखने की जरूरत है। अब हम फिर से एक बार पेरेंट्स से आग्रह करते हैं कि अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई पेरेंट्स हैं जो अपनी बात को शेयर करना चाहते हो? जी, अब हम गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम के डायरेक्टर डॉक्टर जीपी भगत जी को इनवाइट करते हैं कि वो आए और अपने अनुभव को, और हम जो आपके पास जाते हैं बच्चों को लेकर के, उनके कुछ संस्मरण को यहाँ पर रखें। सर, डॉक्टर भगत। नमस्कार। आप सभी हमारे चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल साहब, हमारे और भी बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम। आवाज जा रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम। और बच्चे यहाँ हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों को आशीर्वाद। और पेरेंट्स ने जो संस्कार दिए इन बच्चों को, पहले तो नाम ही शुभ आशीष और सेवा, मैंने पढ़ा है, आपके पोस्टर में लिखा हुआ है। जब हम सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मिलता ही है। आशीर्वाद खरीदा नहीं जा सकता, और जहाँ पैसा नहीं काम आता वहाँ आशीर्वाद ही काम आता है। तो ये जो दौलत है, ये सिर्फ हमारे बड़ों के पास है, हमारे बुजुर्गों के पास है। आपको मैं ज्वाइन करा रहा हूँ, आप ज्वाइन करो। हेलो, बात रखिए सर जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो दौलत है, ये हमारे बुजुर्गों के पास है। हम लोग ये समझते नहीं हैं कि, क्योंकि मेरा 17 साल हो गया, मेरे यहाँ जेएनयू के साथी हैं, 2-3 नाम जो आए हैं, तो हम सबकी उम्र बढ़ गई है। मैं वैसे 84 या 86 तक मैं एमफिल पीएचडी कंप्यूटर साइंस में था। तो अब ये था कि उसी समय मेरी जॉब भी, मुझे जॉब ऑफर था अमेरिका में, और मैं अमेरिका में नहीं गया। मेन रीज़न यही था मेरा कि अगर मैं विदेश चला गया तो मैं पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और उस समय पता नहीं क्या ये ईश्वर की कुछ कृपा थी, आज ये काम होना था। इतना बड़ा हमारे पास आज 600 वृद्धों के रहने की जगह है। 100 बेड का तो दिल्ली में पूरा हॉस्पिटल टाइप का है हमारा आश्रम। तो ये कार्य होना था, प्रभु की कृपा थी, और मन में यही आया कि नहीं छोड़ो, अब नौकरी को इस सेवा का कार्य किया जाए। तो ये जो आपने दिया है शुभ आशीष, जो नाम दिया है, यहाँ इन बच्चे जो सेवा करते हैं, और मैंने खुद देखा है, क्योंकि हम मेरे आश्रम में बच्चे आते हैं और बड़े ही लगन से, मैं क्या बताऊं, वो बुजुर्ग चुपचाप गुमसुम गम में बैठे रहते हैं। हम लोग जरूर टीवी चला देते हैं और सब काम करते हैं, लेकिन ये जब बच्चे आते हैं तो इन बच्चों को सिर्फ देख करके, क्योंकि उन बुजुर्गों को इन बच्चों को देखते अपने पोते पोतियों की याद आती है। इनमें वो अपने पोते पोतियों को देखते हैं। यहाँ मेरा सन होता, डॉटर होती थी, आज इस उम्र की होती, तो उससे वो बहुत खुश होते हैं। हम लोग उनको बड़ा अच्छा खाना, कपड़ा, मेडिकल केयर सब कुछ देते हैं। लेकिन वो बुजुर्गों की एक कमी होती है, मैंने देखा है। अभी कोरोना समय में 8 महीने से कोई हम लोग अलाउ नहीं किए हैं विजिटर्स। तो इस बीच में मैं देखता हूँ कि उनका दिन कैसे बीते। हम लोग कुछ उपाय किए हैं, कुछ एक्टिविटीज वगैरह कराते हैं, पर जब बच्चे आते थे, उनके साथ गाते थे, डांस करते थे, तो वो भी बुजुर्ग उठ करके डांस करने लगते थे। मतलब जिन चेहरों पर जो है अभी तक 8 महीने में जितनी खुशी बच्चों के आने से होती है, वो खुशी मैंने देखा नहीं 8 महीने में, जबकि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरा मैं आऊंगा एक बात पर, वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट जरा सा 2 तरह का कॉन्सेप्ट है। जो सबसे प्रॉब्लम वाला है, या जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो हमारे देश में आने वाली है, वो है बुद्धिजीवी ही वर्ग के लिए। जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये रिसर्च है कि जो डिमेंशिया अल्जाइमर की केस होती है, वो बुद्धिजीवी वर्ग में पहले आ जाती है। जो बहुत कम पढ़े लिखे या जो
फिजिकल वर्कर हैं, फिजिकली जो वर्क करते थे हैं, उन बुजुर्गों को जाकर 80s में 90s में ये डिमेंशिया अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, मैनेजर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ये सब लोग वहाँ पर जो है मिले हैं, और सब सड़क पर मिले, क्योंकि हम लोग सड़कों से ही उठाते हैं। मेरा जो है, मैं ये 17 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं 24 आवर उन्हीं के साथ रहता हूँ, आश्रम में ही रहता हूँ। 17 साल से ये मेरा यही काम है, सड़कों से उठाना। पहले मैं खुद उठाता था, अब मैंने कई टीम लगा रखी है 24 आवर की, वो लोग उठाते हैं सड़क से। और मैं क्या बताऊं, मतलब जिस समय सड़क से उठाया जाता है, उस वृद्ध की जो हालत होती है, 50 मतलब हमारे पास 90% फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड ओल्ड है। फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम में क्या है, डिसेबिलिटी में आइदर दे आर पैरालाइज्ड, फ्रैक्चर्ड, और सबसे ज्यादा जो दर्दनाक चीज है वो है मेगट्स। उनको कीड़े पड़े होते हैं, पैर सड़ गया, हाथ सड़ गया, पीठ सड़ गई, और मतलब ये उसमें करोड़ों कीड़े, लाखों कीड़े अंदर में हैं। सोचिए कि हमारे शरीर पर एक हल्का से चींटी भी आ जाए, कोई कीड़ा भी आ जाता है, तो हम कितना इरिटेट हो जाते हैं। और उनके शरीर में लाखों कीड़े उनको काट रहे हैं, मांस खा जाते हैं, उनके अंग को खा जाते हैं। अभी हमारे पास जो है एक बाबा हैं, सतपाल नाम है बाबा का, सब बच्चे जानते हैं, और वो आते रहते हैं। उनका एक पैर नहीं है, वो कूड़ेदान के पास, चूंकि पैर नहीं था तो बैठे थे, और बैठे बैठे उनके गुप्तांग में कीड़े लग गए और उसको खा गए। मतलब वहां एक मांस का लोथड़ा था, और इतनी बदबू आती थी कि लोग जो हैं दूर से जाते थे, उनके नजदीक कोई नहीं जाता था, ऐसे फेंक देते थे, रोटी या कुछ दे देते थे तो वो खा लेते थे। ऐसी हालात में थे। हमारी टीम जो है, हम लोग उनको जब उठा कर लाए, कीड़े वगैरह साफ कर दिए, सब कुछ हो गया, बट उनका पस बंद नहीं होता था। फिर हमारे डॉक्टर्स ने बोला कि सर हो सकता है कैंसर न हो, तो हमने कहा ठीक है बायोप्सी कराओ। बायोप्सी हुआ, कैंसर निकला। फिर खैर मालिक की ऐसी कृपा है, दानी लोगों ने दान दिया, चूंकि ये आश्रम दान से चलता है और कुछ कारपोरेट के CSR से चलता है। तो किसी इंडिविजुअल ने ही सपोर्ट किया 4.5-5 लाख रुपए का, और उनका फिर 40 में हमने ऑपरेशन कराया। आज वो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब लोगों को पता नहीं है। मैं जो जिस बात पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि 2 तरह के होम है। एक होम है जहाँ मेंटली एंड फिजिकली फिट लोग, बेशक फिजिकली फिट ना हो बट मेंटली दे आर फिट, ऐसे लोगों के लिए होम है जहाँ बच्चे उनको एडमिट करते हैं। दूसरा होम है जो लोग अल्जाइमर डिमेंशिया के पेशेंट हैं, वो एंड दे आर पैरालाइज। 90% डिमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं वो पैरालाइज्ड हो ही जाते हैं, तो मैंने देखा है। और उसमें जो लोग 10% जो चलते फिरते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो घर से कहीं एक जगह बैठते नहीं, हमेशा पहले तो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, और वो निकल जाते हैं, बच्चे देख नहीं पाते, या कई बार होता है कि वो ध्यान नहीं दिए और घर से निकल गए, उसके बाद बच्चे ढूंढ रहे हैं। हम लोग 17 सालों में कम से कम 6,000 लोगों को सड़क से उठाकर लाए। 6,000 लोगों में 2,000 लोगों को हमने रीयूनाइट किया। इससे ये होता है कि कम से कम मैं अगर परसेंटेज देखूं तो ज्यादा बनता है। और वो बच्चे जब अपने पेरेंट्स को देखे, वो सारे पेरेंट्स अपने आप निकल गए थे और बच्चे ढूंढ रहे थे। हम लोग तो सड़क से उठाते हैं, पूरे दिल्ली NCR से उठाकर ले आते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी ये जो है सबसे बड़ी, खास तौर से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जिनके नियर बाय में इंडस्ट्रियल हब्स हैं, या फिर जो है बड़े शहर कोई भी हैं, बट खास तौर से मेट्रो सिटीज में तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ होता क्या है कि बच्चे ऑफिसर्स रैंक में हैं और पेरेंट्स को भी ले आए। जो पेरेंट्स घर गांव में हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, बट जिनको लेकर बच्चे यहाँ आए और उनको डिमेंशिया हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, वो टॉयलेट बाथरूम बिस्तर पर करने लगे, तो फिर वहाँ बच्चों को एक पैसे हैं, आप मेड रख दो,
मेल के लिए मेल रख दो, फीमेल के लिए माँ के लिए फीमेल रख लो। अब तो मिल जा रहे हैं, अब तो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट में प्रोग्राम सब चल रहे हैं, तो उसमें लोग मिल जाते हैं। आप उनकी सेवा करो घर में, कुछ नहीं करना है, आप नौकरी करें, बाहर जाएं, लेकिन आप देखें कि एक बच्चे की भी तो सेवा, हम अपने बच्चे की भी तो सेवा करते हैं। हम अपने बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, साथ रखते हैं, तो हमें अपने फादर मदर को साथ रखने में क्या प्रॉब्लम है। बट कुछ लोग साथ में लाए तो जरूर, गाँव में या कहीं भी थे पढ़ लिख करके, और उसके बाद जब वो पैरालाइज्ड हो गए तो उनके साथ कोई ऑप्शन नहीं। वो ऑफिसर हैं, उनका एक स्टेटस है, उसके लिए एक मेंटली डिसेबल्ड जो है, मेंटली डिस्टर्ब बाप कैसे रहेगा घर में, माँ कैसे रहेगी, उठा करके सड़क पर फेंकवा दिया। 80% मैं कहूँगा कि 80 नहीं, कम से कम 75% तो अमीर घरों के लोग, आइदर अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। हायर क्लास के कम से कम वो भी 5% होते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादातर अरेंज कर लेते हैं। बट मिडिल क्लास की जो भाग दौड़ है पैसे के पीछे, वहां पर पेरेंट्स छूट जाते हैं, पैसे के पीछे भाग जाते हैं। और एक समस्या जो आज बच्चे चूंकि हमारे साथ हैं, मैं बच्चों को कहूँगा, बच्चे अगर आपको अपने माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, कब मिलेगा? जब सेवा करोगे, उनकी बात मानोगे। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें वो सफलता जरूर मिलेगी, वो जो चाहेंगे उनको मिलेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि आज जो है ये जो वृद्धाश्रम है, गुरु विश्राम वृद्धाश्रम, ये मैनेज बाय सीओ, संत हरदयाल एजुकेशनल एंड ऑर्फन वेलफेयर सोसाइटी। आप गूगल में जाइए, ओल्ड एज होम डालिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर ज्यादातर सीओस करके हैं शॉर्ट में, या गुरु विश्राम वृद्धाश्रम। और मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हम लोग दुनिया में गुरु बना लेते हैं, आध्यात्मिक गुरु, लेकिन हम अपने माता पिता की शायद जिस दिन गुरु पूजा होती है उस दिन हम अपने माता पिता की पूजा नहीं करते हैं। मैंने पहले अपने पिताजी के नाम पर विश्राम वृद्धाश्रम, हमारे पिताजी संत हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, तो उनके नाम पर उनका नाम रखा था विश्राम वृद्धाश्रम। पिताजी का नाम संत विश्राम मानव है। मैंने कहा ये तो मैंने गलती कर दी, मुझे लगता है सर आप हैंग हो गए हैं आपके सिस्टम पे। हाँ सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ऑडियो वीडियो दोनों रुक गई है। जी जी। वो लेफ्ट भी कर गए हैं। दूसरा आगे बढ़ाइए विनीत सर। हाँ हाँ, अगर अगर मैं फिर से आग्रह करता हूँ पेरेंट्स से, अगर कोई पेरेंट्स ऐसा हो जो अपनी बात शेयर करना चाहते हो इस विषय पर, काफी विषय अब आपके संज्ञान में आ चुका है, तो कोई अगर शेयर करना चाहते हैं तो उनका हाँ स्वागत है। मैं ज्वाइन कर सकता हूँ अभी? हाँ हाँ सर, प्लीज सर, प्लीज। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर जो है हमारे बच्चे जो हैं अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। और माता पिता भी एक बात का ध्यान रखें कि बच्चों को धनवान बनाना चाहते हैं, उनको गुणवान बनाइए, उनको संस्कारिक बनाइए। गुणवान बनेंगे तो धन अपने आप आ जाएगा। हमारी नैतिकता उनको सीखने को मिले, वो मिलेगी कैसे? जब मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे मेरी सेवा कहाँ से करेंगे? मेरे फादर आज 106 साल के हैं और मैं अपने मेरे फादर रेलवे में थे तो उनको एयर कंडीशन का पास मिलता है, साथ में एक जो है अटेंडेंट भी फ्री आता है। इसके बावजूद भी मैं बनारस का रहने वाला हूं, तभी मैंने BHU से MSc किया था
और फिर तो बाद में जेएनयू आ गया तो दिल्ली में रह गए। तो उनको फिर भी हम फ्लाइट से लाते हैं कि नहीं, उनको 2 घंटे में लाना है। और मैं अपने फादर की पूजा करता हूँ। मंदिर है जहाँ सर्वधर्म प्रार्थना स्थल, आप बच्चे देखे हैं, हमारे आश्रम में गए हैं तो बराबर जाते हैं। ये बच्चे तो बहुत खुशी देते हैं, वहाँ आश्रम में जाते हैं तो लगता है कि बुजुर्ग हंसने लगते हैं। तो वहाँ पर हमने सर्वधर्म प्रार्थना स्थल लिखा हुआ है, वहाँ मेरे फादर जब आते हैं तो वहाँ उनकी बैठने का है। मैं दो मिनट अगर भगवान की आरती करता हूँ तो 3 मिनट अपने पिताजी की आरती खुद करता हूँ। वो मेरा बेटा देखता है, मेरी बहू देखती है, मेरा पोता देखता है, तो ये 3 पीढ़ी तक वो संस्कार चला गया। अब मेरा बेटा भी इसी तरह से मेरी सेवा करता है। तो जो हम करेंगे ये तो नेचुरल लॉ है। यहाँ तो सारे सब बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होना है, ये तो नेचुरल लॉ है। अगर मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। तो पेरेंट्स के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्योंकि आज जो 80 इयर्स के बुजुर्ग हैं जो घर से निकाले गए हैं, 70 के हैं, 90 के हैं, वो तो मेरी जनरेशन वालों ने निकाला है। और जो 60 to 100 के बीच में मेरे पास बुजुर्ग हैं, आज 300 बुजुर्ग मेरे पास हैं। 100 का दिल्ली में है। दिल्ली में हम लोग क्या करते हैं, जब सड़क से उठाते हैं बहुत बुरे हाल में होते हैं, इतने एनीमिक होते हैं, इतने इन्फेक्शंस होते हैं, लीवर खराब, किडनी खराब, वो सारा इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद यहाँ से 100 किलोमीटर है गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ पर हमने बहुत बड़ा 500 बेड का बनाया है 6 एकड़ में। और वहाँ पर इनको जो है अलग अलग विंग है, माताओं के अलग हैं, बुजुर्गों मेल बाबा लोगों के लिए अलग हैं। तो वहाँ पर ये लोग फिर आराम से रहते हैं। वहाँ भी हॉस्पिटल है, सब कुछ है। दिल्ली में मेरे पास 10 बेड का स्पेशल केयर यूनिट, बल्कि वो सारे हमने वेंटिलेटर तक रखे हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं। एमडी डॉक्टर्स आते हैं, एमबीबीएस एमडी 24/7 जो है हमारे पास पूरा मेडिकल फैसिलिटी है। हमारी अपनी पैथ लैब है, हमारा डिजिटल एक्सरे है। ये सारी सुविधाएं हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सड़क से उठाते हैं सभी बुजुर्गों को, घर से हम जरूर नहीं लेते, क्योंकि मेरा उन लोगों का है। हमारे अभी पहले वक्ता एक अच्छी बात बता रहे थे कि हम ऐसा करें कि ऐसे संस्कार बच्चों में डेवलप करें कि शायद आगे जरूरत ना पड़े वृद्धाश्रम की। लेकिन एक मजबूरी है, हमने जो वृद्धाश्रम खोला है उसकी तो जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग भटक करके सड़क पर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ डिमेंशिया एंड अल्जाइमर, मेमोरी लॉस की वजह से वो जो चले जाते हैं, उनके लिए तो चाहिए। दूसरे कुछ नालायक औलादें जो अपने पेरेंट्स को उठा करके सड़क पर फेंक देते हैं क्योंकि टॉयलेट बाथरूम करते हैं। और मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी ये समस्या है, इसलिए लोग पेड होम तो रखते हैं, ओल्ड एज होम। वहाँ पर जो है, मैंने एक बात बीच में मैं शायद भूल ना जाऊं, क्योंकि यहाँ हमारे सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। भाई साहब एक बात कह रहे थे कि हम लोग मजाक में आपस में कहते हैं कि चलो एक वृद्धाश्रम बना लें। तो मेरे भी मन में एक बात आई कि हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम गढ़मुक्तेश्वर में इतना सुंदर, इतना अच्छा आश्रम बना रखते हैं, अगर रिटायरमेंट के बाद ये लोग वहाँ आए, रहें और अपनी इच्छानुसार जो वर्कर हैं वहाँ जो आवाज तो अगर चाहें कुछ लोग, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ आफ्टर रिटायरमेंट अगर चाहें तो वहाँ आए, वहाँ पर रहें। वहाँ हमने उनके रहने की फ्री व्यवस्था। और करना क्या है, जिसमें इंटरेस्ट हो वहाँ वर्क करें। जैसे माली है, अब जिनको गार्डनिंग का शौक है वो माली को थोड़ी राय दे सकते हैं गार्डन में। तो हमें एक जो है कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, किसी का अगर कुकिंग में है कि बड़ी बढ़िया खाना बनता है, तो वहाँ के वर्कर को थोड़ा नॉलेज दें, क्योंकि उनके पास लेबर तो है, ब्रेन नहीं है। मैं एक ब्रेन बैंक चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, ये हमारी असेट हैं। ये हमारे लिए तो इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है।
तो लेकिन ये बैठे हैं, पड़े हुए हैं कहीं नहीं। अब तो आप पूरी जिंदगी दे दिए परिवार में सबके लिए, अब तो कुछ वक्त जो है दूसरों के लिए, दुनिया के लिए दे दीजिए। आफ्टर रिटायरमेंट तो कम से कम आप लोग जो हैं इस सेवा में लगें। अब अगर हम इस सेवा में लगेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं जरूर लगेंगे सेवा में, आज नहीं तो कल, और अपने माँ बाप की तो जरूर सेवा करेंगे। प्रिंसिपल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहला कॉलेज है, पहला कॉलेज है। मैं 17 साल की बात बता रहा हूँ, जो 17 ईयर्स हो गया। और शायद मैं ये बात बच्चों को भी बोला था कि बेटे आप लोग एक मुहिम क्यों नहीं चला देते दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको देख करके शायद दिल्ली की और यूनिवर्सिटी जो हैं वहाँ भी बच्चों के अंदर संस्कार ये देने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से जो है उनको होलिस्टिक अप्रोच की जो बात हो रही थी कि उनको नैतिकता सिखाया जाए। लेकिन ये बच्चे आज के बहुत इंटेलिजेंट हैं। जब तक पेरेंट्स, जब तक समाज के बड़े लोग प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, तब तक ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल होगा सिखाना। लेकिन मैं कहूँगा प्रिंसिपल साहब का जो प्रयास है, आप एक इस मुहिम को लेकर के आप बढ़े हैं सारे बच्चों को, क्योंकि जैसे ही वो हमारे वृद्धाश्रम में आते हैं दिल्ली के अंदर, इससे मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत एक यूनिक वृद्धाश्रम है, क्योंकि वहाँ हम परिवार से नहीं लिए हैं, सड़क से उठाए हैं, और उनका कोई नहीं सहारा है। सहारे थे लेकिन अब उन्होंने सड़क पर फेंक दिया, भूल गए, उनको पता ही नहीं। बड़े अच्छे अच्छे लोग जो हैं हमारे पास, जो एक अभी भी हैं, उनका यूट्यूब में जो है नरेश भट्ट गायक कंपोजर थे, जब पैरालाइज्ड हो गए, हाथ से लिख नहीं सकते थे, गा नहीं सकते थे, घर वालों ने निकाल दिया। अभी एक सीनियर साइंटिस्ट की डेथ हुई। एक बुजुर्ग थे, वो हो सकता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि शायद वो आईआईटी में ही थे, क्योंकि वो कानपुर आईआईटी से 1975 में एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए थे। अल्जाइमर डिमेंशिया में पुरानी बातें याद रहती हैं, सिर्फ प्रेजेंट की भूल जाते हैं। किस टाइप्स का स्ट्रोक है ब्रेन में, उसके अकॉर्डिंग कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल की मेमोरी लॉस हो जाती है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं और बता दूं कि एशिया में, मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, 5 years बिफोर जो डिमेंशिया अल्जाइमर का ग्रोथ रेट था वो 233% था। अब 5 साल में वो 250 या 250 हो गया होगा। तो जिस तेजी से अल्जाइमर डिमेंशिया की बीमारी बढ़ रही है उसके लिए जो है, और मैं ये कहूँगा क्योंकि पूरी दुनिया, देखिए अमेरिका से मैं आपको बताऊं, आज से 8 साल पहले ही यहाँ सारे प्रोफेसर लोग हैं, आप लोग डॉक्टर अतुल गवांडे को जरूर जानते होंगे, उनकी एक बुक आई थी अतुल गवांडे बीइंग मॉर्टल। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो इन बुजुर्गों को, इस तरह के बुजुर्गों को दवा के अलावा और क्या चाहिए। हम बुजुर्गों को जो डिमेंशिया अल्जाइमर के हैं, इनको हम काफी समय तक जो है ये बीमारी नहीं होने दे सकते हैं अगर हम उनको अकेला न छोड़ें, अगर उनको हम बिजी रखें। कहीं बहुत सारी चीजें हैं, अगर ऐसे हम करते हैं तो ये बुजुर्ग जो हैं ये डिमेंशिया के शिकार जल्दी नहीं होंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा ताकि ज्यादा समय न, जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं सभी बच्चों से ये कहूंगा कि दिल्ली में सर्दी आ गई है, दिल्ली में सर्दी आ गई है, और जो बुजुर्ग अपने आप निकल जाते हैं वो भी इतनी ठंड है कि वो सेम डे सेम नाइट या दूसरे तीसरे दिन मर जाएंगे, या फिर जिनके बच्चे उठाकर सड़क पर फेंक दिए अपने माँ बाप को, वो भी ठंड से मर जाएंगे। तो कम से कम ये बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी फ्रेंड्स हों, जितने भी व्हाट्सएप से, फेसबुक में जाकर के जितना भी आप लोग कह सको, एक मुहिम चला दो कि जहां कहीं कोई बुजुर्ग बीमार हालत में सड़क पर दिखाई दे वो हमें जरूर इन्फॉर्म करें। हम उनका कोविड टेस्ट करा करके और अपने आश्रम में उनको एडमिट कर लेंगे। जितने लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो सके, मैं कहूँगा इसमें प्रिंसिपल साहब का सहयोग मुझे बहुत जरूरी है, या और इस शुभाशीष संस्था की जरूरत है, आप लोग बच्चों की जरूरत है कि आप एक मुहिम चला दीजिए, और टू सेव द लाइफ ऑफ एल्डरली इन विंटर्स इन दिल्ली स्पेशली। हमें बचाना है, एक जिंदगी बचाने में आपको जितना पुण्य मिलेगा, जितना आपको
खुशी मिलेगी कि आपकी वजह से एक बुजुर्ग की जान बच गई। सब लोग अगर ऐसा सोच लें तो इस सर्दियों में हम किसी को सड़क पे मरने नहीं देंगे। मेरे पास 500 बेड का है अभी गढ़मुक्तेश्वर में जगह, 300 बेड है, फिर 300 अभी और खाली है। हम जितने भी आ जाएंगे हम रखेंगे। बट आप सब लोग एक मुहिम भी चला दीजिए, और ये जितना अच्छा काम हुआ है ऐसे ही हमारे प्रिंसिपल साहब जैसे बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए, बच्चों को के अंदर संस्कार देना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स बच्चों के मुझे सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। अगर आप सेवा करेंगे अपने माँ बाप की तो ये बच्चे जो हैं आपकी सेवा करेंगे। ये ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। अगर आप सेवा नहीं करेंगे अपने माता पिता की तो बच्चों को लाभ समझा लीजिए, ये बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, और आप सभी को, अपने बड़ों को मैं नमस्कार करते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए मैं विराम देता हूं। थैंक यू सर, आपने सारी बातों को बहुत संक्षेप में हमारे सामने रखा, और हम लोग तो देखे हैं आपके पास जा करके सारी बातें आपने की। और आज मैं बता दूं सबको, हमारे सारे श्रोता और हमारे गेस्ट को, कि आज सर का हैप्पी बर्थडे है। और कौन सा बर्थडे है मुझे नहीं पता, लेकिन सर का जन्मदिन है। सर आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लंबी आयु मिले, आप ऐसे ही अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करें। सर धन्यवाद आपका। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम अपने चीफ गेस्ट प्रोफेसर बलराम पानी जी सर से आग्रह करता हूं कि वो आएं और आशीर्वचन के रूप में हम लोग को उद्बोधन दें। प्रोफेसर बलराम पानी सर। धन्यवाद डॉक्टर विनीत जी। आदरणीय डॉक्टर भगत जी, प्रोफेसर हिमांशु बोस जी, और सरोज जी, और मेरा मित्र प्रोफेसर गुप्ता जी जो मेरे साथ हैं हमेशा, वो मेरा मित्र हैं। और ये जो सुभाषिस आपने जितना भी वर्ड इसमें यूज किया है, अगर हर एक वर्ड को खाली व्याख्या किया जाए तो वो एक एक घंटा लगता है। फिर भी जितना भी समय दिया गया है उसमें ही हम करना, क्योंकि हम तो टीचिंग कम्युनिटी में है, टीचर है, जानते हैं किसी को शॉर्टकट करना, कुछ को लंबा करना, ये गुण तो टीचर के पास होता ही है। आपने एक कहा शुभ आशीष, मतलब कि हमेशा मंगलमय हो। किसकी मंगलमय हो? मतलब कि खाली सिर्फ इंसान की नहीं है, जीव मात्र। मतलब हमने कहता वसुंधैव कुटुंबकम में हमने सबको लेते हैं जीव मात्र में। और हमने भी यही मानते हैं, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो ट्रेडिशन कल्चर है, इसमें कहा गया है, भगवान श्री राम ने कहा है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जो कि जननी को पहला दर्जा में रखा है, क्योंकि जननी की वजह से ही हम मातृभूमि ऊपर आ गए, जन्मभूमि ऊपर आ गए। तो इसलिए जननी को सर्वोपरि रखते हैं। अगर उसी जननी को हमने डिजर्ट करते हैं तो ये हमारी कमी है। और जो एजुकेशन आपने बड़ा अच्छा तरीके से प्रिंसिपल साहब ने जो कहे हैं कि जो क्राइटेरिया दिया गया है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो क्राइटेरिया दिया गया है कि हमने किसी को रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, किसी को कोई किसी भी प्रकार इंसेंटिव नहीं देंगे। इसका मतलब है कि सेवा भाव, और जो कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से सेवा, इसको निस्वार्थ भाव से सेवा, जिसी का भाव मन में सेवा भाव आता है निस्वार्थ भाव से ही आता है। अगर कोई स्वार्थ से लेके आता है, स्वार्थ के कारण की वजह से आता है, वो उसको सेवा नहीं कहते हैं। तो और साथ साथ भगत जी ने भी जो बात कहे हैं कि सेवा और लग्जरियस लाइफ साइमल्टेनियसली नहीं चल सकता है, इसीलिए भगत जी ने सारी की सारी लग्जरियस लाइफ को छोड़ के त्याग करके, और इन्हीं जो वृद्धाश्रम में जो लोग की जरूरत है उन्हीं के साथ समय बिताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे सारी समय मैंने उन्हीं के साथ बिताता हूँ। मतलब कि वो लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने का कैपेबिलिटी होने का बावजूद भी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन नहीं करते हैं, और इनके साथ अगर दिन रात रहेंगे, मतलब
जो सेवा भाव करेगा, निस्वार्थ भाव में करेगा। दूसरा, उसका साथ साथ सेवा करना है तो आपने लग्जरियस लाइफ को भी त्याग करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा पैमाना। तो इसलिए जो दो चीजें हैं, और इसका साथ आपने कहा यूथ। यूथ किसको कहते हैं? आज जो यूथ को हमने हमेशा कहते हैं कि ये डायनामिक एनर्जेटिक है। आप ये जो यूथ है, यूथ हमेशा पॉजिटिवनेस को लाता है और भविष्य को जाता है। अगर हमने अभी ये कहते हैं अरे भैया वो 20 साल पहले ऐसा था, मतलब कि पुराना हो गया, वो बूढ़ा हो गया, वो जो था मैं विश्वास करता है जो पुराना में ऐसा था वैसा था, वो 50 साल पहले ऐसा था या 20 साल पहले ऐसा था, तो वो वृद्ध हो गया। जो कहता कि नहीं मेरा ऐसा आगे करना है, ऐसा करूंगा, ऐसा मेरा सेवा भाव जाएगा, ऐसा देश को सेवा करूंगा, ऐसा समाज में मैंने विचार लाऊंगा, वो है युवा। युवा का साथ ये शक्ति होता है कि वो वर्तमान को लेते हुए भविष्य में कैसे आगे को बढ़ाना है समाज को और देश को और मानव जाति को, वो उसी का कल्याण हेतु जो कार्य करता है उसको कहते हैं युवा। और ये युवा एक बार अगर चैनलाइज हो जाए किसी कार्य तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो हमने ये कहते हैं कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमने भी ये शुभारंभ किया है। जैसे कि आपने कहा कि बीजीडीएवी कॉलेज में, और ये जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन में अब करते क्या है? एजुकेशन का सबसे पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन इज नथिंग बट टू एजुकेट योर नेचर, योर बिहेवियर, योर कैरेक्टर। आपका जो नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर को अगर आपने एजुकेट कर पाया तो आप ये जो सेवा भाव है ये अपने आप आ जाता है। अगर आपने नेचर, बाय नेचर आपने बहुत अच्छा है, बाय कैरेक्टर ही बड़ा अच्छा है और बाय बिहेवियर आप अच्छा है, तो आपको ये सारी बड़े बड़े जो जार्गन करके जो बात उपदेश देते हैं वो कोई की जरूरत नहीं है, अपने आप वो स्वतः आ जाता है। ये जो होलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन में, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है और जिसको प्रोफेसर गुप्ता जी ने भी कह रखे हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। और वो बातें को अगर एक बार आपका नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर अगर सही दिशा में चल पड़ा है तो वो फिर कोई कमी नहीं रहेगा, वो दिशा आपको मिल चुका है, आपने सेवा भाव में आपने चल पड़ेंगे। तो हमको सिर्फ यही कहते हैं, बार बार आप लोगों ने सुने होंगे, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, सारी व्यक्ति का पास कुछ ना कुछ अच्छा गुण होता है। क्योंकि हमने आज की जो युवा है वो नेगेटिव की तरह नहीं देखता है, पॉजिटिविटी की तरह देखता है, और सबका पास कुछ ना कुछ अच्छा गुण होता है। लेकिन उसी अच्छा गुण को सही टाइम में सही दिशा देने वाला व्यक्ति की कमी है। जैसे भगत जी ने कहा कि ये गुरु विश्राम, गुरु, वही गुरु की जरूरत है जो गुरु उसको सही टाइम में सही दिशा दे रहा है। जैसे कि तरीके से आपने आज सुबह आशीष का एक ऑर्गेनाइजेशन ये आपने बनाया और आपका साथ जो स्टूडेंट्स ने, जो यूथ आपका पास आया, आपने उसको सही दिशा दिलवाया। भाई हाँ, ये भी एक सेवा का बहुत प्रकरण है। मतलब कि सिर्फ वृद्धाश्रम में या इसी का काम करना ये अकेला है कि पैमाना नहीं है। देयर आर मेनी पैरामीटर्स, आपने किसी भी दिशा में जा सकते हैं। लेकिन ये भावना को कौन लाया? वही है सुभाषिस। सुभाषिस ने सारी व्यक्ति को यहाँ पर लाया और निस्वार्थ भाव में सेवा करने का प्रेरणा दी है। आपने जितना सारी पैरामीटर लगाया कि हमारा सुभाषिस में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये पैरामीटर को सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब कि आपने शुरू से सही दिशा दिलवा दिया कि भैया आपको सेवा करनी है और निस्वार्थ भाव में करनी है, और आपको वहीं पर कोई भेदभाव का नहीं है। आपने जैसे जाते हैं कहीं पर, कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार भेदभाव, मतलब पढ़ अनपढ़, धन अमीर गरीब, मोहल्ला में रहता है, झुग्गी में रहता है, वो उसी टाइप का भेदभाव नहीं है। और इसी सद्भावना का साथ समाज के अंदर चलने का जो प्रेरणा देते हैं, उसी प्रेरणा में ये आगे बढ़ते हुए ये होलिस्टिक अप्रोच जो एजुकेशन जो आपने दे रखा है, यही एजुकेशन इसी बच्चे को आगे जाएगा। और हमें यही कहते हैं कि हमारा आज की संस्कार नहीं है, संस्कार है।
संस्कार है। आप बताइए, आपने एक इशारा दिया, आपने इतना इतना बच्चे कहाँ से ले आया? संस्कार नहीं है तो ये कहाँ से आ गए? तो ये संस्कार है, लेकिन बात यह है कि वो कोई इनिशिएटिव तो ले तो सही, कोई इनिशिएटिव ले और इसी बच्चे को उसी जगह पर प्रेरणा दीजिए। आप देखिए, ये उसका जो एनर्जी जो दूसरा जगह जा रहा था, जो ये यूथ जो डायनामिक है, एनर्जेटिक है, अपना एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज कर दिया। आपने यही कहते ना, यहाँ पर 500,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर है, और इसी तरीके से वृद्धाश्रम और कहीं कहीं जगह पर भी, और कुछ कुछ जगह पर भी आपने उनको दिखाई है। और वो बच्चे जब इसका दिमाग में रह जाता है, ये बच्चा जो इसी यंग स्टेज में जो चीज को ग्रास्प कर लेता है, वो आगे जाके वो उसको मतलब कैसे सक्सेस करेगा, उसी दिशा में वो चल पड़ता है। तो इसीलिए ये एक प्रेरणादायी है। बाकी तो सारी जितना वृद्धाश्रम में क्या मैकेनिज्म क्या नहीं है, वो तो सारी भगत जी ने बता दिए। और ये सारी हमने ये उसी को कौन किसी लिए जिम्मेवारी है, मतलब ये वृद्धाश्रम के लिए कौन जिम्मेवारी है क्या नहीं है, वो उसके बाद छोड़िए। हम क्या कर सकते हैं? हमने किसी दिशा में जा सकते हैं। हमने हमारा साथी भाई है, उनको कैसे दिशा दे सकते हैं, इसका ऊपर हमने ध्यान रखें कि हम ब्लेम गेम में ना जाएं, किसी को भी ब्लेम ना करें। और वो उसके लिए ये जिम्मेवारी वो नहीं है। वो संस्कार देने वाली बात जो है, हम तो संस्कार तो मिलती रहती है। कोई भी माँ बाप अपना बच्चे को मतलब कि कहते हैं हमेशा, सारी की सारी दुनिया बदमाश हो सकता है, लेकिन अपना बच्चे के लिए अपना माँ बाप कभी भी बदमाश नहीं हो सकते। ये हमारा संस्कार है, यही है हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है। हम जब यही कहते हैं, और सारे लोग कहते हैं, अभी भी भगत जी भी कह रहे थे कि किसी भी व्यक्ति वो कहता मेरा भाग्य खराब है कि मैंने ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मैंने कुछ लाइफ में कुछ करना चाहता था, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। सबसे पहले जो माँ बाप का सेवा करता है, उसका भाग्य वहीं पर बदल जाता है। उसका ग्रह नक्षत्र जो भी कहता है, वो वहीं से सारी एक लाइन में सही दिशा में खड़ी हो जाते हैं। तो पहले तो माँ बाप का सेवा करो, आप देखो उसका बाद भाग्य बदलता है कि नहीं बदलता। अपने माँ बाप का प्रति आपने ध्यान रखो, उसका बाद आपने कुछ कमेंट करो। तो इसलिए हम हमेशा कहते रहते हैं कि प्राणी मात्र आपने दया करो, ये तो हमारा संस्कार है। इसीलिए वसुंधैव कुटुंबकम, मतलब कि वसुंधैव में हमने सिर्फ मनुष्य जाति को नहीं कहा, हमने सारी जितना जिसके पास जीवन है, इवन पशु पक्षी, ये भी जो भी अपने रास्ता घाट में जो बढ़ते हैं, मतलब कि जैसे कि भगत जी वृद्धाश्रम किए हैं, इसी तरीके से कुछ लोग जानवर के लिए भी आश्रम बना रखे हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। तो इसीलिए सब प्रकार मतलब हर प्रकार मतलब कि भारतवासी हम जानते हैं सेवा करना क्या सेवा है, ये हमको कोई और बताएंगे। जो वेस्टर्न कंट्री जो करें, लेकिन हमको जो सेवा भाव, हमारा जो कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन, हमारा ट्रेडिशन सेवा से ही शुरू होता है, हमारा सेवा से ही शुरू होता है हमारा। ये से इसीलिए भी भगवान कृष्ण ने जब द्रोणाचार्य के साथ, द्रोणाचार्य कह रहे भाई मैं एक गुरु हूं, मेरे को गुरु का दर्जा कभी नहीं मिला, कहे कि तुम गुरु कब बने? तुम गुरु कभी नहीं थे, क्योंकि गुरु का जो पैमाना है, सबसे पहले आपने भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपने भेदभाव करके एक को शिक्षा से वंचित करवाया। दूसरा, गुरु का पक्षपात नहीं होना चाहिए। आपने पक्षपात करके एक स्टूडेंट का कैरियर खत्म कर दिया। तो ये तो हमारा परंपरा है, हमारा जो सेवा भाव है, निस्वार्थ भाव में किसी भी प्रकार भेदभाव ना होते हुए सबको बराबरी रूप से हम देखते हैं और सबका बराबरी रूप से हमने सेवा करते हैं। तो यही भावना जो है, आप जो सुबह आशीष जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया, और इसको मैंने शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरीके से आगे भी और भी प्रकल्प लीजिए। लेकिन ये तो एक प्रकल्प है, और भी बहुत सारी प्रकल्प हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं अभी 500 स्टूडेंट्स है और 500 स्टूडेंट्स को आपने इसी दिशा में दिया, और कोई 200 स्टूडेंट्स को कोई दूसरा दिशा में प्रकल्प में आप लगाइए। मतलब कि इस तरीके से बहुत सारी सेवा प्रकल्प है।
आपने कहा आपका साथी जुबा का सरोज जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और सेवा का भी शायद सरोज जी मेरे को कल कहे थे कि नहीं यहाँ पर सेवा विभाग भी यहाँ से तो जुड़ा हुआ है। तो सेवा और जुबा ये दोनों अगर जुड़ जाए तो समाज की और देश की कोई भावना ही नहीं रहेगा। तो हम सारी सही दिशा में चल पड़ेंगे, और एक ना एक दिन मैं यही कहता हूँ, जैसे भगत जी कह रहे थे कि वो वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ेगी, मैं तो कहता हूँ अगर हमने सारी व्यक्ति अगर सही दिशा में चल पड़े तो वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी अगर कोई पड़ोसी बाहर रख दिया तो दूसरा पड़ोसी उसको उठा के अपने घर ले लेगा, ये संस्कार भी आ जाएगा हमारे पास। और जिस दिन ये संस्कार आ जाएगा उसी दिन कोई इसी तरीके से कोई वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम हमेशा आशावादी रहते हैं। ये भी हम देखते हैं कि जो कहते हैं सत्य युग में तृतीया द्वापर में जैसे भी इस प्रकार होता था, ये भी हम विश्वास रखते हैं कि वो समय भी आएगा और हम जरूर उसमें कामयाबी होंगे, आज नहीं तो काल। लेकिन हमने इसको निरंतरता बनाए रखे, कंटिन्यूटी हमका साथ रहना चाहिए कि हम वो आएगा कुछ के सोच करके हम बैठ जाना ठीक नहीं है। हम हमारा काम कर्म जो है हमारा निरंतर करते रहें, और निरंतर हमने करते रहेंगे, एक ना एक दिन हम इसी दिशा में हम कामयाबी होंगे। और आपका ये ऑर्गेनाइजेशन को मेरा शुभकामनाएं हैं, और सारे महानुभाव को, जो श्रोतागण को मेरा नमस्कार। अब आपने मेरे को इसी कार्यक्रम में बुलाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपके इस आशीर्वचन उद्बोधन से सर हम लोग को जरूर लाभान्वित हम लोग हुए होंगे, हमारे बच्चे हुए होंगे। सर जिस तरह से दक्षिणी विभाग में डॉक्टर सरोज जी युवा के संयोजक हैं, उसी तरह से सेवा का दायित्व सर मेरे पास में है। और मुझे सूचना दी गई थी कि हमारे साथ श्रीमान सुबोध जी जुड़ेंगे। मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। अगर सुबोध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली प्रांत के आर के पुरम विभाग के विभाग प्रचारक हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं जुड़ा हूँ पूरा। जी जी भाई साहब नमस्कार। मैं पूरा सुन रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। और जी 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 भाई साहब पूरा कार्यक्रम जी रहा भाई हूँ, साहब पहले जी से जी रहा जी। हूँ। अब एक सूचना देनी थी कि अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम डॉक्टर सरोज जी को इनवाइट करेंगे। उसके बाद हमारा कॉलेज का एक गान है, एंथम है कॉलेज का, उसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। यदि चल पाता है तो उसको देखेंगे, अगर नहीं चल पाया किसी कारणवश टेक्निकली ग्लिच की वजह से, तो हम कार्यक्रम को फिर कल्याण मंच से समाप्त करेंगे। तो डॉक्टर सरोज जी, आपको मैं इनवाइट करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स आप दें, और जो हमसे कमी रह गई वो पूरा कर दें सर। जी नमस्कार सभी को, नमस्कार। बस मैं विनीत जी सब धन्यवाद तो सबसे पहले आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना बेहतरीन ढंग से एक इसको आगे बढ़ाया और चलाया। कमी तो कुछ भी नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत कुछ होगा तो फिर आगे बच्चे वैसे हम सब सीखेंगे, सब साथ हैं, इसलिए इसमें चिंता ना करें। एक जो धन्यवाद ज्ञापन होता है, हम किसी भी एक प्रोग्राम का एक अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, इसलिए देना पड़ रहा है। नहीं तो हमारे जैसे महानुभावों ने, हमारे जो वक्ताओं ने जिस तरह से ये किया है, तो इसमें उसके लिए मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है। बेहतरीन एक ये हुआ है, तो एक एक करके मैं एक कोशिश करता हूँ मेरे अंदर की जो एक जिसको कहते हैं हम ग्रेटफुलनेस है, उसको ज्ञापन करने के लिए। धन्यवाद तो नहीं है, हम सब मिल करके ग्रेटफुल, हम किस तरह से आभारी हैं, ये आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद ज्ञापन नहीं है। दक्षिणी विभाग की युवा की तरफ से प्लस अपना पीजीकेवी कॉलेज इवनिंग की तरफ से, दक्षिणी विभाग सेवा की तरफ से मैं अब सभी के समक्ष अपना आभार व्यक्त कर रहा हूँ। एक एक करके मैं नाम रखूंगा। पहले तो हम अपना जो चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे अपना डीन ऑफ कॉलेजेस रहे हैं सर बलराम पानी जी, प्रोफेसर बलराम पानी जी, उनको मैं अपनी गहराई से अंतर्मन से ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ दिन लगभग कोई 6-7 दिन पहले ही वो कोविड से बाहर आए हैं, लेकिन फिर भी उसके आते ही अपना पैर में खड़े हुए बहुत सारे हम लोगों को साथ दे रहे हैं, हमारे उद्बोधन दे करके, हमारा आशीर्वचन दे करके हमारे मनोबल बढ़ाते रहते हैं।
सर ने बहुत बेहतरीन ढंग से एक किस तरह से युवा की एक संरचना होती है, उसका पॉजिटिव और फ्यूचर एक उसका एक ये रहता है, उसके बारे में बताया। एक युवा पीढ़ी हमेशा पॉजिटिव रहता है, फ्यूचर की तरफ से देखता है। जो पुराने बारे में सोचने लगता है वो बूढ़ा हो जाता है। उस चीज के बाद इस बारे में बताते हुए उन्होंने ये कहा कि सेवा की जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए। बेसिकली सेवा जब हम करते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा होता है, और ये हमारे संस्कार और संस्कृति परंपरा में छिपी हुई है, और तो इसीलिए हम सब ये सारी चीजें देखना चाहिए। तो ये सारी चीज उन्होंने कहा। और उन्होंने और एक चीज भी बताया एजुकेशन की, जैसे चूंकि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में हमसे बात कर रहे हैं और यहीं से एक प्लेटफॉर्म लेकर के हम शुरू कर रहे हैं, तो इसी के बात बताते हुए उन्होंने कहा कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम एक एजुकेशन का मतलब होता है कि बिहेवियर चेंज और नेचर चेंज और कैरेक्टर चेंज के बारे में बात करना चाहिए, और कैसे हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये सारी चीजों को अपने साथ ले पाएंगे। इनके ऊपर इन्होंने हमें एक दिशा निर्देश दे करके हमारे एक मनोभाव को बढ़ाते हुए एक अच्छी बेहतरीन ढंग से एक आशीर्वचन हमारे सामने पेश किया। तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। उसके बाद फिर मैं आऊँगा हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे हिमांशु भाई, मैं जिनको मैं बड़ी अपनी रेस्पेक्ट से अपने प्यार से मैं उनको हिमांशु भाई कहता हूँ। मेरे से सीनियर हैं लेकिन मैं हिमांशु भाई कहता हूँ। वो भी इस तरह से अपना स्नेह का उसका रेसिप्रोकेट करते हैं, इसीलिए मैं उनसे भी आभारी, पर्सनल तौर पर आभारी तो हूँ ही, लेकिन वैसे यहाँ फिलहाल जिस तरह से उन्होंने ये किया, उन्होंने पर्टिकुलरली एक बेहतरीन ढंग से एक सोशियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक हमारे सामने रखा, समाज तत्व को लिखते हुए कि जिस तरह से ब्रेकिंग ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे सामने हमारे देश में आज के टाइम में पूरी दुनिया भर में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होने की वजह से किस तरह से वृद्धावस्थाओं की या वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में उस तरफ आलोकपात करते हुए हमारे दिशा निर्देश देने की कोशिश किया। उन्होंने उसकी बात रखते हुए उन्होंने ये कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा की शक्ति को पहचानना चाहिए, और उसी में ही कल्चरल जो हमारे ट्रेडिशन एंड वैल्यूज हैं उसी में ही हमारी सारी चीजों की उसका सोल्यूशन जो उसमें छिपा हुआ है उसको उन्होंने बताया। तो कैसे हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, बैक टू द रूट्स होना चाहिए, सो दैट कि आगे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो रास्ते में ना जाएं, क्योंकि अगर हमारे कल्चरल वैल्यूज को अगर हम अपना पाएं तो यही चीज अपने आप में हमारे बुजुर्गों को हमारे साथ रखेगी, ना कि किसी वृद्धावस्था में फेंकने की जरूरत पड़ेगी। उसके ऊपर उन्होंने बड़ी विस्तार से चर्चा की। तो इसलिए मैं हिमांशु भाई जी से आपसे मैं बड़ी आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी पीजीडीएवी कॉलेज की तरफ से, युवा की तरफ से, सेवा की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो चीफ स्पीकर हैं भगत जी, जो कि उन्हीं की अपने ही संस्था की तरफ से प्लस हमारे एक सेवा का जिसको कहते हैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताते हुए उन्होंने एक वृद्धावस्था में जो आता है डिमेंशिया और अल्जाइमर, इन सब चीजों से कैसे लोग जूझते हैं, इनके ऊपर एक गहराई से एक ग्राउंड रियलिटी को हमारे साथ रूबरू किया, अवगत कराया, और ये सब बताते हुए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको हम कह सकते हैं उसको बताया। और इसको इस तरह से सेवा के मनोभाव को लेकर के हम इन सारे प्रॉब्लम्स को एक ये करेंगे, क्योंकि जो और अगर हम सामने में लोगों के सामने अपना एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं तो तभी भी बात तो खुद को अपनाना पड़ता है, यही चीज बताया उन्होंने। तो अपने ही जब तक अपने बच्चों को हम कुछ बताना चाहेंगे तो अपने जीवन में अगर उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो बच्चे सिर्फ सुन करके नहीं ये उसको अपनाएंगे, बस बल्कि उसको देख करके ही अपनाते हैं, ये चीज उन्होंने कहा। तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत अच्छे से चीज बात कहा कि अभी आने वाली जो विंटर सीजन आ रहा है उसमें सेव द लाइव्स ऑफ द एल्डरली ड्यूरिंग दिस विंटर, इसके ऊपर एक मुहिम चलाने के लिए एक आग्रह किया, आह्वान किया है, और ये आशा है कि हम सब उसको एक उन्हीं के ही बातों को आगे ले जाएंगे, हम सब मिल करके इसको कहीं ना कहीं आगे ये करेंगे, और हमारे जो बुजुर्ग हैं हम उनको एक साथ लेकर के कुछ कहीं ना एक स्टेप आगे बढ़ करके इसको एक लाभान्वित करेंगे, और हम खुद भी लाभान्वित होंगे। ये हमारे 3 जो स्पीकर्स थे, ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे और अपने गेस्ट ऑफ ऑनर थे और चीफ स्पीकर की बात रही, इनके ऊपर तो हम सब आभार है, और इनका इससे ज्यादा मतलब तो अभी फिलहाल तो मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। बाकी इसके बाद फिर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, पीजीटीवी कॉलेज प्रिंसिपल साहब गुप्ता जी ने जिस तरह से हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म दे करके आप लोग हमारे विनीत जी हैं, पीजीटीवी कॉलेज के मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे, उन सबको मिलकर के जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म दे करके एनकरेज करके इतना बड़ा एक मंच दिया, उसका कोई एक समकक्ष अभी फिलहाल नहीं है। जैसे अपना चीफ स्पीकर ने भगत जी ने कहा
दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहली बार ये ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है। इसके बाद आगे हो सकता है दूसरे सारे कॉलेजेस जो हमारे 80+ कॉलेजेस हैं, इससे एक कुछ ना कुछ एक उदाहरण लेकर के कुछ ना कुछ सीखें और हम इसको एक्सटेंड कर पाएं आगे, ऐसा कुछ एक आशा है। तो तो उसके ये सारे श्रेय जाता है अपना प्रिंसिपल साहब हमारे जैसे गुप्ता जी, और उन्होंने जिस तरह से हमें एक एनकरेजमेंट दिया है, तो इसीलिए उनको भी बड़ी आभार। तो उसके बाद फिर हमारा अपना टीम जिसको मैं कहता हूँ, मैं युवा देखता हूँ, तो इसीलिए हमारे इंडिविजुअल टीम है, पीजीटीवी कॉलेज में जो टीम है, युवा की टीम है, और उसमें उसका कार्यभार संभालते हुए कोऑर्डिनेटर के तौर पर विनीत जी जो है, विनीत जी उसको वहाँ पे इतना बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के किसी और भी कॉलेज में इतना बढ़िया ढंग से युवा का कार्यक्रम नहीं होता है। तो इसको मैं सभी लोगों के सामने रखते हुए मैं ये कर रहा हूँ। तो मतलब एक उनके लिए भी आभार है, एक धन्यवाद है। इन सबका साथ रहता है पीजीटीवी टीम को, सारे स्टूडेंट्स को जो सब इसमें इसको एक बेहतरीन कार्यान्वयन करते हैं, उसके लिए मैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ऑडियंस, इतने सारे ऑडियंस हैं, मुझे लगता है हमारे आज की ये में टोटल 300 के आसपास की पार्टिसिपेंट्स हैं। ये इसका सबसे बड़ा ये है कि मतलब किसी भी एक छोटे से एक कॉलेज के हम कार्यक्रम के करते हैं, नॉर्मली तो हम 150 के आसपास ही हम उम्मीद करते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन आज की हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मोर देन 300 हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा एक थोड़ा सा डर का भी था कि कैसे चलेगा, ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये सारी, लेकिन बेहतरीन ढंग से हमारे टेक्निकल टीम, इधर मुझे लगता है जयशंकर जी इसको कुछ चीजें संभाल रहे थे, वो भी हमारे विभाग के ये में टीम में है, टोली में है, वो भी है, तो वो भी ये सारी चीजें साथ दिए हैं। तो इनको भी एक, और हमारे जितने भी साथी हैं जो टीचिंग फैकल्टी में साथ में मेंबर्स हैं, नॉन टीचिंग्स हैं, सारे साथी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोग साथ आकर के हमारे मनोबल बढ़ाए और इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को इतना बेहतरीन ढंग से संपन्न कराए। उसके साथ फिर ऑफकोर्स मैं एक नाम नहीं भूलना चाहिए, सुबोध जी हैं, सुबोध भी हमारे साथ हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, इनफैक्ट मुझे गर्व है कि सुबोध जी जो हमारे विभाग प्रचारक हैं उधर आके विभाग के, तो वो मैं उनका टीचर रहने का मेरा गौरव मिला था जब मैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में पढ़ा रहा था। तो वो भी यहाँ पे हैं, उनका सानिध्य हमें मिला हुआ है, बीच बीच में उनको से थोड़ी बहुत हम लोग एक मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो यही था, बाकी सारे अगर किसी को मैं भूल गया हूँ, छूट गए हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। कार्यक्रम सभी लोगों, आप लोग सभी लोगों की कोऑपरेशन की वजह से बहुत बेहतरीन हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। अब एक रेज हैंड है मिसेस अर्चना दांत्रे जी का, अगर आप कुछ 2 मिनट बाद कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकती हैं प्लीज, बहुत संक्षेप में। आप सुन पा रही है? धन्यवाद सर, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आप टीचर्स को, शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ, और मैं सह हृदय से आपको फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग के संरक्षण में ये जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हर जगह इस चीज को पहुंचा रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। क्षितिज मेरा बेटा है, और मेरा बेटा जब आके बताता है कि मम्मी हम सभी टीचर्स लोग मिलके जब वृद्धाश्रम को विजिट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उनको भी ये लगता है कि उनके बच्चे उनके पास हैं। और ये जो संस्था जो चल रही है, मैं चाहती हूँ कि इस संस्था फले फूले, मेरा यही विशेष है, गुड विशेष है, बस मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और क्षितिज बहुत अच्छा अपने लाइफ में करेगा। उनका कहते हैं ना कि पूत के जो पैर हैं पालने में दिख जाता है, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है कॉलेज में, एकेडमिक्स में, सोशल सर्विसेज में, हर चीज में बहुत आगे। अब मैं सुबोध सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सुबोध, अच्छा सुबोध जी, भाई साहब जी, भाई साहब नहीं अच्छा, वो मैंने बोला जी। अच्छा रविशु, मैं अब आपसे आग्रह करता हूँ रविशु कि आप वो कॉलेज गान का वीडियो अगर चला सकते हैं तो कृपया आप चलाएं। रविशु जी सर। और जब तक वीडियो चलता है तब तक मैं डॉक्टर जयशंकर शर्मा का भी बहुत बहुत मेनी थैंक्स सर, कि आप बिना आपके ये प्रोग्राम हो नहीं सकता था। सारा जी सर, दिख रहा है।
Yes, please play the issue. Sir, is it audible or not? Yes, yes. ऑडिबल है रविशु, ऑडिबल है, प्ले कर दो आप। Okay, sir. संगम है यह परंपरा और अधुनातन शिक्षा का, परिसर है यह वेद और विज्ञान की संदीक्षा का। संगम है यह परंपरा और अधुनातन शिक्षा का, परिसर है यह वेद और विज्ञान की संदीक्षा का। ज्ञान की पावन गंगा से दोषों का दमन करे, देवी सांझ को आओ नमन 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 करे। यह अनुपम विचार भूमि है दयानंद स्वामी की, आर्य समाज के उन्नत मस्तक के प्रण अनुगामी की। यह अनुपम विचार भूमि है दयानंद स्वामी की, आर्य समाज के उन्नत मस्तक के प्रण अनुगामी की। त्याग समर्पण और मूल्य शुचिता का गमन करे, देवी सांझ को आओ नमन करे। गूंजे वेद रचाए नित नित इस सुरम्य उपवन में, यज्ञ निरंतर हो पवित्र वाणी हो इस आंगन में। गूंजे वेद रचाए नित नित इस सुरम्य उपवन में, यज्ञ निरंतर हो पवित्र वाणी हो इस आंगन में। पावन संविधा से अधर्म का मिलकर दमन करें, देवी सांझ को आओ नमन करें, देवी सांझ को आओ नमन करें। देता शुभ आशीष सभी को यह महाविद्यालय, प्रेम भरे संस्पर्श देव की यह पावन देवालय। देता शुभ आशीष सभी को यह महाविद्यालय, प्रेम भरे संस्पर्श देव की यह पावन देवालय। ऐसा है संकल्प सभी के दुखों का शमन करे, देवी सांझ को आओ नमन करे,
दिए भी साध्य को आओ नमन करें, दिए भी साध्य को आओ नमन करें, बीज दिए भी साध्य को आओ नमन करें। थैंक यू रविशु। एक बार मैं अपने से हृदय की गहराइयों से जयशंकर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो टीम के क्षितिज, खुशबू, रविशु, योगेश, नयन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्षितिज को आमंत्रित करते हैं कि वो कल्याण मंत्र के लिए कल्याण मंत्र को गाएं, उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होगी। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी कल्याण मंत्र मेरे पीछे दोहराएंगे मन में। नहीं ठीक है। सभी कल्याण मंत्र अपने मन में पीछे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभावते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। ये कार्यक्रम संपूर्ण होता है, और एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। और सुबोध जी आपको सादर प्रणाम। जी सर, प्रिंसिपल सर कुछ कहना चाहेंगे या समाप्ति कर दें? समाप्त कीजिएगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये रहा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगत जी ने जो एक बात कही है कि कॉलेज के लिए उन्होंने कॉलेज से सहयोग मांगा है, मैं उन्हें यह इंश्योर करना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो कॉलेज से आशा करते हैं उसको हम पूरी करेंगे। और जो इस प्रकार के बुजुर्ग लोग जो सड़कों पर जिन्हें छोड़ जाते हैं, उनको भी उस वृद्धाश्रम में पहुंचाने की हम कुछ व्यवस्था करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। सभी स्टूडेंट्स और खास तौर पर जो पेरेंट्स आज जुड़े हैं, उन पेरेंट्स का भी मैं खास तौर पर थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। आपके आशीर्वाद से सर एक लेडी को हमने वहां पहुंचाया था सर, गुजरात से आई थी, भटक गई थी, उनको वहां पहुंचाया था। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर विनीत जी। आपकी कन्वीनरशिप में यह शुभाशीष और आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। ठीक है जयशंकर जी, थैंक यू। समाप्त कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी थैंक्स सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, सभी को प्रणाम। थैंक यू। ठीक, हाँ प्लीज ड्रॉप द कॉल। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए जी। भाई खत्म हो गया क्या? भाई प्रोग्राम खत्म हो गया।